गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में चेंज इन प्राइजेस के कॉन्सेप्ट पर बात करना शुरू किया था और चेंज इन प्राइजेस के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि अगर हमारे प्राइजेस में बदलाव आता है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट में आए या फिर वो सेलिंग प्राइस में आए, तो उस केस में हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदल जाएगा और अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदलेगा तो हमारी पीवी रेशियो भी बदल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर प्राइजेस में चेंजेस हैं, उस केस में हमें रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर रिवाइज्ड पीवी रेशियो कंप्यूट करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि हमारे उस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर हमें आंसर यूनिट्स में देना है तो फिर वहां पर हम रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, अगर हमें आंसर रुपीस में देना है तो वहां पर हम रिवाइज्ड पीवी रेशियो कंप्यूट करेंगे। हमने पिछली क्लास में जाते जाते दो क्वेश्चन अभी इस कॉन्सेप्ट पर सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 51 और 52, और आज की क्लास में हमें इसी चेंज इन प्राइजेस के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है फर्दर प्रैक्टिस करके। तो फिर आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन जो हम पहला करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे ही एग्जाम का एक पुराना क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हो सकता है एज इट इज आपको दिख जाए। आइए जरा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है दी फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट, और हमें यहां पर सेल्स दे रखी है 1 लाख रुपए की, और ये 1 लाख रुपए की सेल कैसे हुई ये भी इसने बताया है कि हमने 4000 यूनिट्स बेचे हैं और एक यूनिट 25 रुपए का बेचा है। फिर ना हमें यहां पर खर्चे अलग अलग करके बता रखे हैं। इसने सीधे सीधे वेरिएबल और फिक्स नहीं बताया, इसने हमें बताया कि हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड पर 40,000 का खर्चा हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स पर 10,000 का खर्चा हुआ है, लेबर चार्जेस पर 20,000 का खर्चा हुआ है, और फिर हमको फिक्स खर्चे भी दे रखे हैं 18,000 के, और हमारे टोटल खर्चे 88,000 के हुए हैं और हमारा सीधा सीधा नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब अगर आपको याद हो, हमने पहले की क्लासेस में एक नोट लिखा था जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सीधे सीधे वेरिएबल कॉस्ट ना दे रखी हो तो उस केस में हमें इन 4 खर्चों को जोड़कर वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करनी होगी। मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो वेरिएबल कॉस्ट के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बेसिकली 4 ही खर्चे देगा। ज्यादा से ज्यादा वो ये 4 खर्चे देगा या इससे कम भी दे सकता है, तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें, इन 4 खर्चों में से हमें इस क्वेश्चन में कौन कौन सा दे रखा है? हमें दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, रॉ मटेरियल। भाई बुक्स में पेपर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, समोसे में आलू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, सोने की अंगूठी या सोने की रिंग में जो सोना है मतलब गोल्ड है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स लिखा है। ये वेरिएबल वर्ड की तो इज्जत कर ही लोगे आप, मतलब ये वेरिएबल इनडायरेक्ट खर्चे हैं। उसके बाद लेबर चार्जेस, मतलब ऐसी लेबर जो प्रोडक्शन करती है उसको हम डायरेक्ट लेबर बोल देते हैं, तो ये लेबर हम मान के चल रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर होगी। तो ये 3 खर्चे यहां पर वेरिएबल है और इसके तो आगे लिख ही दिया इसने, ये फिक्स खर्चा है। मतलब अगर हम यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करना चाहें तो इन 3 खर्चों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा कौन सा वाला नोट काम आया? ये वाला नोट काम आया। इस पर हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। अगर आप पहले की क्लासेस को रिवाइज करेंगे तो आपको दिखेगा हमने इस पर ऑलरेडी बहुत अच्छे से बात कर रखी है। अच्छा, अब वापस अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो हमें यहां पर इन तीनों का टोटल दिखता है। ये सारी की सारी मिला के जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ये 70,000 है ना। और हमने यहां पर कितने यूनिट्स बना के बेचे हैं? 4000। इसका मतलब ये 70,000 जो कॉस्ट है ये 4000 यूनिट्स की है। तो हम अगर चाहें तो यहां पर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी यहां पर 17.5। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 17.5। और आपको यहां पर 25 रुपए का सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो 25 रुपए के सेलिंग प्राइस में से मैं अगर 17.5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो हमारा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा। नहीं, अगर निकालना चाहे तो अभी हमसे यहां पे देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, अगर जरूरत पड़ेगी तो निकाल देंगे। आइए जरा एक बार हम रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं कि इसने हमसे पूछा क्या है। ये हमसे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर 1। सबसे पहले इसने हमसे मांगे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स बाय सेलिंग विच द कंपनी विल नीदर लूज नॉर गेन एनीथिंग। ना हम कोई नुकसान में जाए ना हमें कोई फायदा हो। ऐसी सिचुएशन जहां पर खुशी भी ना हो गम भी ना हो, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 में हमसे क्या कंप्यूट करने के लिए बोला गया है? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कंप्यूट करना है। यूनिट्स में कैसे? क्योंकि इसने लिखा है ना नंबर ऑफ यूनिट्स बाय सेलिंग विच द कंपनी विल नीदर लूज नॉर गेन एनीथिंग।
अभी ये चेंज इन प्राइसेस का क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट पार्ट में, मतलब आगे चेंज इन प्राइसेस की बात है, लेकिन इस फर्स्ट पार्ट में चेंज इन प्राइसेस को लेकर कोई बात नहीं है, अभी नॉर्मल क्वेश्चन ही है। हमसे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मांगा है, और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। हमारी फिक्स कॉस्ट 18,000 की दे रखी है, और हमें दूसरी कैलकुलेशन किसकी करनी होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की। तो आइए जरा इसका फर्स्ट पार्ट तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इसने हमसे ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है यूनिट्स में। तो सबसे पहले तो हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कंप्यूट करने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। फिक्स कॉस्ट तो हमें इस क्वेश्चन में सीधे सीधे दे ही रखा है, तो उसकी तो टेंशन है नहीं। हमें मेनली यहां पर क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है ही, तो हमें मेनली यहां पर क्या कंप्यूट करना है, पहले तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले तो हमें यह पता हो कि हमारे इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट है कौन कौन सी। 4 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए थे, 4 में से यहां पर 3 दे रखे हैं, मटेरियल का, वेरिएबल ओवरहेड्स का, लेबर चार्जेस का। यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दे रखे हैं वही जोड़ देते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर मटेरियल कंज्यूम्ड नाम का एक खर्चा दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, 40,000। उसके बाद फिर हमको वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं, इसके तो नाम के आगे ही वेरिएबल लिखा है, और वो कितने हैं सर, वो 10,000 है। और उसके बाद फिर हमको लेबर चार्जेस दे रखे हैं 20,000। इन तीनों को जोड़ के आता है 70,000। तो हम कह सकते हैं ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ये हमारी क्या हो गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। तो जो हमारी 70,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, ये 4,000 यूनिट्स पर लगी है। तो 70,000 को अगर मैं 4,000 से डिवाइड करूंगा तो ये 17.5 आ जाएगा। और अब उसके बाद क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। तो 25 में से मैं अगर 17.5 को माइनस कर देता हूं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है 7.5 का। अब एक बच्चे ने ना सवाल किया कि सर जैसे आपने यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट किया 70,000 मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को 4,000 मतलब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके, क्या हम ऐसा कर सकते थे कि जो वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट्स दे रखे हैं इंडिविजुअली, हर एक कंपोनेंट को हम पर यूनिट बेसिस पर पहले कंप्यूट कर लें और बाद में टोटल कर लें। मैंने कहा जरा डिटेल में बताओ कि क्या बोलना चाह रहे हो। बच्चे ने कहा कि सर देखो, जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये हमें 40,000 दे रखा है, हम जानते हैं ये 4,000 यूनिट्स का है। तो 40,000 को अगर मैं 4,000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा 10 रुपए, मतलब हर एक यूनिट पर मटेरियल का खर्चा 10 रुपए का हुआ है। ठीक ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड्स 10,000 का खर्चा दे रखा है, ये भी 4,000 यूनिट्स का है। तो मैं अगर 10,000 को 4,000 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही लेबर चार्जेस जो 20,000 है, ये भी 4,000 का ही खर्चा है, 4,000 यूनिट्स का ही खर्चा है। तो 20,000 को 4,000 से डिवाइड करोगे तो 5 रुपए आएगा। अभी भी आप देखो 17,500 है। मैंने कहा लेकिन इतना घुमा के करना क्यों, हर एक कंपोनेंट को पहले मैं पर यूनिट निकालूं और उसके बाद सबको जोड़ूं, क्यों ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एक ही बार डिवाइड करो। मैंने कहा ये तरीका ठीक नहीं, आप सीधे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ो और उसके बाद एक ही बार 4,000 से डिवाइड कर दो, क्यों अलग अलग निकालना, और काम बढ़ाएं अपना। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने ऐसे निकाला। फिर मैंने उस बच्चे को कहा देखो, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप चाहें तो ये वैसे एक और तरीके से निकल सकता है। और वो तरीका क्या है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि भाई हमें सेल्स की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपए की, और हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप देख ही चुके हैं 70,000 है। तो मैं अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं, मतलब अगर मैं अपनी 1 लाख रुपए की सेल्स वैल्यू में से
70,000 की वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस कर देता हूं तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का आ जाएगा? 30,000 का। और फिर आप चाहें तो इस 30,000 के कंट्रीब्यूशन को 4,000 से डिवाइड कर देना, तो सीधे 7.5 रुपए आ सकता है। तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का एक तरीका और भी हो सकता है। भाई हमको पता है कि हमारी सेल्स कितने की है, 1,00,000 रुपए की है, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितने की है, ये तीनों जोड़ के 70,000 की है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हुआ? 30,000। ये 30,000 कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट्स का है? 4,000 यूनिट्स का है। तो सीधे इन 30,000 को अगर हम 4,000 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 रुपए ऐसे भी आ सकता है। तो इसको भी अब आप नोट कर लो। तो अब हम फाइनली जो चीज इसने हमसे मांगी है, क्या मांगा है इसने हमसे? इसने हमसे मांगा है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। उसने सीधे सीधे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बोला, उसने बोला बताओ भाई कितने यूनिट्स बेचे, ना कुछ खोना है ना कुछ पाना है। तो ऐसे पॉइंट को जहां पर ना हम कुछ खोते हैं ना कुछ पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला हम ऊपर लिख ही चुके थे। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, कितने की दे रखी थी? 18,000 की दे रखी थी। इस 18,000 को हम अगर 7.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा शायद 2400 यूनिट्स। एक बार प्लीज आप सारे ये कैलकुलेशन चेक कीजिए, क्या 2400 यूनिट ही आ रहा है? तो फर्स्ट पार्ट कंप्यूट कर लेने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे ना तो ये डिजायर्ड प्रॉफिट का पार्ट है। डिजायर्ड प्रॉफिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। मतलब यहां पर हमें डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है, और डिजायर्ड प्रॉफिट ना परसेंटेज में दे रखा है कि जितनी भी हमारी सेल होती है उसका 20% हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखें, हमारा वैसे कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है? चेंज इन प्राइजेस का ना। फर्स्ट पार्ट में कुछ चेंज इन प्राइजेस का कोई कॉन्सेप्ट हमने भी डिस्कस किया है, क्योंकि यहां पे सिंपली ब्रेक इवन निकालना था, और दूसरा पार्ट बेसिकली डिजायर्ड प्रॉफिट का है। थर्ड पार्ट जो अभी हम पढ़ेंगे ना, इसमें चेंज इन प्राइजेस का कॉन्सेप्ट आएगा। फिलहाल फर्स्ट 2 पार्ट्स में चेंज इन प्राइजेस को लेकर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ, ये जो सेकेंड पार्ट का जो यहां पर अब हमसे रिक्वायरमेंट मांगी है, ये आपके लिए कह सकते हो नया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक डिजायर्ड प्रॉफिट वाले आपने जितने भी क्वेश्चंस मेरे साथ किए हैं वहां डिजायर्ड प्रॉफिट का सीधे सीधे अमाउंट में दे रखा था कि 10,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है, 20,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है। यहां पहली बार इसने डिजायर्ड प्रॉफिट जो दिया है वो परसेंटेज में दिया है कि हम जितनी भी सेल करेंगे उसका 20% जो है हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, आइए जरा देखते हैं। सेकेंड पार्ट, सबसे पहले डिजायर्ड प्रॉफिट कमाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था? सर सेल्स इन रुपीज अगर हमें कंप्यूट करना होता था तो हम फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट लेते थे और उसको पीवी रेशो से डिवाइड कर देते थे। अब ना आपके दिमाग में हो सकता है एक दो सवाल आएंगे, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा एक एक करके, चिंता मत करें, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं। लेकिन पहले मैं जिस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं आप बिल्कुल उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाइएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। आपके सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा अभी। चलिए अब आप मुझे बताइए, क्या हमें यहां पर फिक्स कॉस्ट पता है क्या? हाँ सर फिक्स कॉस्ट पता है हमको। फिक्स कॉस्ट हमारी कितने की है? सर फिक्स कॉस्ट हमारी दे रखी है 18,000 रुपए की। क्या हमें डिजायर्ड प्रॉफिट के बारे में कुछ बताया है? हाँ सर डिजायर्ड प्रॉफिट के बारे में कुछ बताया तो है। कह रहा है 20% कमाना है। 20% कमाना है किसका? सेल्स का। सेल्स पर 20% कमाना है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं बोल सकता हूं ये 0.20 सेल्स। 20% का मतलब क्या हो गया? 0.2 नहीं, 20% ऑफ सेल्स का मतलब क्या हो गया? 0.2 ऑफ सेल्स। तो मैं कह सकता हूं कि डिजायर्ड प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन हमको ये दे रखी है। अब सवाल उठता है पीवी रेशो। क्या पीवी रेशो हमको पता है? सर पीवी रेशो पता तो नहीं है, लेकिन पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाओगे? सर हमें एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन दे रखा है 7.5 रुपए, और हमारा सेलिंग प्राइस यहां पर 25 रुपए का है। 7.5 रुपए को अगर मैं 25 रुपए से डिवाइड करता हूं तो बताओ कितना आता है? सर ये आ रहा है 0.3। आप चाहते तो एक और भी तरीके से निकाल सकते थे। आपने टोटल कंट्रीब्यूशन भी तो निकाला था 30,000 का।
30,000 का कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए की सेल पर है, तो हमारा 0.3 ऐसे भी आ सकता था। जैसे आपको लगे ठीक एग्जाम में वैसे निकाल दीजिएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि 4 में से 3 चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो 3 चीजों के बारे में पता है, चौथी चीज हम निकाल देंगे। भाई सेल्स भी वो अगर खुद ही दे देगा तो हम क्या निकालेंगे? नहीं। आओ जरा अब इन सारी चीजों को इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सेल्स हमें कंप्यूट करनी है, सेल्स इन रुपीज हमें कंप्यूट करनी है। फिक्स कॉस्ट हमको दे रखी है 18,000। डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना है? 0.20 ऑफ सेल्स या 20% ऑफ सेल, एक ही बात है। 20/100 करेंगे तो 0.2 आएगा। और हमारा पीवी रेशो कितना है? 0.30। इस 0.30 को मैं यहां ले जाता हूं तो ये हमारा हो जाएगा 0.30 सेल्स इज इक्वल्स टू 18,000 प्लस 0.20 सेल्स। तो 0.3 माइनस 0.2 अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.10 सेल्स इज इक्वल्स टू 18,000। तो हमारी सेल्स कितनी निकल आएगी? हमारी सेल्स निकल आएगी 18,000 डिवाइडेड बाय 0.1, 1,80,000 की हमारी सेल निकल आएगी। दिस इज द आंसर। इसका मतलब यह है कि अगर हम 1,80,000 की सेल करेंगे तो हमारा जानते हो प्रॉफिट जो होगा ना वो हमारी सेल का 20% निकल के आएगा। मैं इसको वेरीफाई करवाऊंगा और आपके सवालों के जवाब भी जरूर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिमाग में कुछ 1-2 सवाल तो आ ही गए होंगे, मैं उनका जवाब आपको दूंगा। फिलहाल मेरी यहां पर अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर मान लीजिए आपके लिए यहां पर एक छोटी सी वेरिफिकेशन कर दूं जो कि ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जाम में आपको ये वेरिफिकेशन नहीं देके आनी है, पर आपका कॉन्सेप्ट इसमें और बढ़िया से क्लियर होगा। मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर मान लीजिए हम 1,80,000 की सेल करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितने का होगा? सर कंट्रीब्यूशन आता है सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके। हमारा पीवी रेशो यहां पर 30% का है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1,80,000 को मैं 30% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जरा बताओ कितना आ रहा है हमारा कंट्रीब्यूशन? सर हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 54,000 का, और इसमें से हमें पे करनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट। हमारी फिक्स कॉस्ट कितने की होगी? सर हमारी फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है ना इस क्वेश्चन में, 18,000 की फिक्स कॉस्ट है। अगर 18,000 की फिक्स कॉस्ट है तो हमारा प्रॉफिट बताइए कितने का हो जाएगा? सर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 54 में से 18,000 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा हमारा 36,000 का। नहीं, एक तरीका ऐसे भी है प्रॉफिट कंप्यूट करने का। अच्छा जरा वैसे दूसरे तरीके से सोचो, हमारी सेल 1,80,000 रुपए की हो रही है, इसका मतलब हमने यूनिट्स कितने बेचे होंगे? सर 1,80,000 की सेल हो रही है और हमारा एक यूनिट 25 रुपए का बिकता है। 1,80,000 की सेल करेंगे, हमारा एक यूनिट 25 रुपए का बिकता है, इसका मतलब हमने कितने यूनिट्स बेचे होंगे? यहां पर 7200 यूनिट्स बेचे होंगे। और हमारा हर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का है? सर हमारा हर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 7.5। तो अगर आप 7200 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखोगे फिर भी ये 54 ही आएगा। 7200 को 7.5 से मल्टीप्लाई करके देख लो 54,000 ही आ रहा है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे आप कंट्रीब्यूशन। मैंने कहा चलो ना, हमारे पास सेल आ गई, हमारे पास पीवी रेशो आ गई, तो सेल को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके भी तो कंट्रीब्यूशन आ सकता है ना। तो हमने कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, हमने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 36,000। इसका मतलब अगर हम 1,80,000 रुपए की सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 36,000 आता है। अब आप चेक कर लो, क्या ये 36,000 का प्रॉफिट हमारी सेल का 20% है? हाँ जी सर। अगर हम 1,80,000 की सेल पर 20% कंप्यूट करते हैं तो ऑफकोर्स 36,000 ही आता है। नहीं, या फिर अगर आप परसेंटेज निकालना चाहो तो 36,000 को डिवाइड कर लो 1,80,000 से, परसेंटेज कितना आएगा? 20%। मतलब हमने यहां पर जो निकाला है बिल्कुल परफेक्टली ठीक है। अगर हम 1,80,000 की सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 36,000 आता है, और 36,000 इज नथिंग बट 20% ऑफ आवर सेल्स। ठीक, चलिए अब आपके मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा। आपके दिमाग में पक्का पक्का कुछ सवाल आ रहे होंगे, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आपके सवालों का भी मैं जवाब देता हूं। अच्छा, अब ना जो आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं मैं उन बातों का जवाब दूं, पहले आपको एक बात मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन हमने किया ना अभी सेकंड पार्ट में, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आगे चल के आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि ये अभी फिलहाल पहला क्वेश्चन आया है। जब भी कोई हम किसी एक वैरायटी का क्वेश्चन सिर्फ एक ही करते हैं तो हमें ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। इस तरह के क्वेश्चंस मैं अभी आगे चल के आपको अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा मेन कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है? चेंज इन प्राइसेस का।
अभी ये जो बाकी और अलग अलग क्वेश्चन बीच में आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, वो हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन की जो हमने सेकंड पार्ट में देखा जहां पे डिजायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन ना मुझे अभी आगे चल के प्रैक्टिस करवाना है। जब हम चेंज इन प्राइजेस का कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे तो आगे चल के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी इस एक क्वेश्चन को करने के बाद प्लीज ये कंक्लूजन मत निकालिएगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के जब मैं आपको 4-5-6 क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको बात बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में आगे चल के करवाने वाला हूं। अब आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे थे, पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने कैसे ये सोचा कि यहां पर हमसे सेल्स इन रुपीज मांगा है, आपने तो 1,80,000 रुपए की सेल निकाल दी, कैसे पता लगा? यहां तो ऐसा लिखा नहीं हुआ था, जैसे पार्ट नंबर 1 में लिखा था उसने कि नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं, यहां सेकंड पार्ट में ऐसा तो नहीं लिखा कि हमें सेल्स इन रुपीज निकालना है। देखो, हमें ना कभी भी अगर मान लीजिए प्रॉफिट ना परसेंटेज में दे रखा हो, जैसे कह रहा है कि हम ना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सेल्स का 20%, जब ऐसे कहा जाए कि हम प्रॉफिट परसेंटेज में कमाना चाहते हैं तो ये इंप्लाइड होता है कि ना वो सेल्स इन रुपीज की बात कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट जब भी परसेंटेज में दे रखा होगा तो वो हमेशा सेल्स इन रुपीज में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी रेशियोज आपने पहले कभी पढ़ा हो, हम भी पढ़ेंगे रेशियोज, हमारे सिलेबस में है और हम बहुत अच्छे से बिल्कुल यही मानते हुए पढ़ेंगे कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन स्टिल अगर कुछ भी थोड़ा सा याद हो, मान लो हमें यह बता रखा है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% का है, तो मुझे बताओ वो 20% किस पर निकालते हो आप? सेल्स पर ही। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर मान लो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है कि ये 20% है, इसका मतलब वो सेल पे निकलता है 20%। अगर हमारी 10 लाख की सेल है तो उसका 20% 2 लाख रुपए हम कहेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर हमें मान लो नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखी हो 10% की, तो वो 10% की नेट प्रॉफिट रेशियो भी किस पर अप्लाई होती है? सेल्स इन रुपीज पर। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब भी आपको ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा होता है तो वो इंप्लाइड होता है कि वो सेल्स इन रुपीज पर ही अप्लाई होगा। इसलिए हम यहां पर ये मान के चल रहे थे कि 20% ऑन सेल्स, मतलब ये सेल की जो यहां बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? सेल्स इन रुपीज की ही बात हो रही है। चलो ये तो सर ठीक है, समझ में आ गई बात, लेकिन जो हमारे दिमाग में मेन सवाल चल रहा था उसका जवाब दो। आपके दिमाग में मेन सवाल पता है क्या चल रहा था? कुछ बच्चों के दिमाग में पक्का ये आया होगा कि सर हम तो ये सोच रहे थे कि हमने यहां पर 1 लाख रुपए की सेल करी है। नहीं, आप अगर देखें तो हमारी यहां पर सेल कितने रुपए की है? 1 लाख रुपए की है, और हमें बोल रखा है कि हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट 20% ऑन सेल है। तो हम तो ये सोच के बैठे थे कि हमें 1 लाख का 20% डिजायर्ड प्रॉफिट, ऐसे हमारा 20,000 आएगा। मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि हम जो हमें 1 लाख रुपए की सेल दे रखी है उसका 20% निकालेंगे तो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट 20,000 ऐसे आ जाएगा और फिर हम सॉल्व करते। चलो मान लो मैं अगर आपके इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करूं, ये ठीक नहीं है, मैं अभी प्रूव करूंगा ये ठीक क्यों नहीं है। आओ जरा, आपके ये जो आपने जो सोचा है, अगर मैं इसको दिमाग में रखते हुए सॉल्व करूं तो हमारा आंसर कैसे दिखेगा? आप कह रहे हो कि हमारा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है ना, वो हमारी एग्जिस्टिंग सेल का 20% होना चाहिए। मतलब हम चाह रहे हैं कि हम 1 लाख का 20%, 20,000 का प्रॉफिट चाहते हैं। ये आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं ये ठीक नहीं है, मैं भी प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, अगर हम मान लो 20,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट सोच के अगर हम सेल्स निकालें तो बताओ हमारी सेल्स फिर कितनी आएगी? सर फिक्स कॉस्ट हमारी है 18,000 की और डिजायर्ड प्रॉफिट हमने निकाल दिया 20,000, और हमारा पीवी रेशियो कितना है? हमारा पीवी रेशियो है 30% का, मतलब 0.3। तो आप जरा मुझे बताओगे कितना आएगा ये? 18,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 0.3 अगर हम करते हैं तो ये 1,26,667 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम 20,000 के प्रॉफिट के लिए निकालना चाहें कि हमारी सेल कितनी आ रही है, तो हमारी सेल कितनी आ रही है? 1,26,667 की सेल आ रही है। मैं कह रहा हूं ये गलत क्यों है? आओ जरा इसको प्रूव करें। अगर हम इतने की सेल करते हैं तो मुझे बताओगे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हम कमाएंगे? अगर हमारी इतने की सेल होती है तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितने का होगा? सर हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं पीवी रेशियो से, 1,26,667 को अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा कंट्रीब्यूशन 38 का आएगा। और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर हमारी फिक्स कॉस्ट होगी 18,000 की। तो ऑफ कोर्स आपने डिजायर्ड प्रॉफिट 20 ही रखा था ना, तो डिजायर्ड प्रॉफिट देखो 20,000 ही आया, आपका प्रॉफिट 20,000 ही आया है। लेकिन क्या ये हमारी सेल का, जो हमने सेल निकाली है, क्या ये उसका 20% है? नहीं है। आप देखो, निकालो जरा, अगर परसेंटेज में निकालोगे तो ये 20,000 हमारी जो सेल हुई है 1,26,667 की, क्या ये उसका 20% है? नहीं है ना। 20,000 को अगर मैं 1,26,667 से डिवाइड करके परसेंटेज में निकालता हूं तो ये आ रहा है
15.79% आ रहा है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो 20,000 का प्रॉफिट हमने कमाया है, हमारी सेल का 15.79% है। 20% तो हुआ नहीं। तो आपने क्वेश्चन की बात को ही नकार दिया। क्वेश्चन ने क्या बोला कि हम जितनी भी सेल करेंगे उसका 20% कमाना है। यहां पर हम अगर देखें तो हमने अपनी सेल का 20% नहीं कमाया। हां, आपने 20,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन 20,000 का तो डिजायर्ड प्रॉफिट उसने बोला ही नहीं ना। ये 20% आपकी एग्जिस्टिंग सेल पे जरूर है। आपकी एग्जिस्टिंग सेल 1 लाख रुपए की है, उस पर तो ये डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया, लेकिन मैं जितनी फ्यूचर में सेल करूंगा उसका 20% कमाना है ना। ये तो मेरी एग्जिस्टिंग सेल का 20% आ गया। भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हम जितनी भी सेल करेंगे हम उस पर 20% कमाना चाहते हैं। तो अब क्योंकि आप देखो अभी आप कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 12,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, 12,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो और 1 लाख की सेल कर रहे हो। तो अगर मुझे 20,000 रुपए की प्रॉफिट की अगर बात करूं तो सेल ज्यादा करनी पड़ेगी। और सेल कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी? 1,26,667 करनी पड़ेगी। लेकिन ये 20,000 मेरी सेल का 20% थोड़ी हुआ। 1,26,000 1,26,667 का 20% निकल के आता है 25,333। 25,333 होता तब हमारा आंसर सही होता, लेकिन ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा। इसका मतलब इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है? आपने परसेंटेज से कनेक्ट ही नहीं किया। आपने डिजायर्ड प्रॉफिट पहले तो अमाउंट में निकाल दिया, और ये अमाउंट आपने कैसे निकाला? अपनी एग्जिस्टिंग सेल का 20%। तो एग्जिस्टिंग सेल का तो मैं 20% कमा रहा हूं, लेकिन मैंने जितनी सेल करी है उसका 20% नहीं कमा रहा हूं। जबकि हमें 20% किसका कमाना है? अपनी सेल का। ये 20,000 का प्रॉफिट हमने 1,26,667 की सेल पर कमाया है। तो 1,26,667 का अगर 20% निकालते हैं तो ये तो नहीं आ रहा, 25,000 कुछ आ रहा है। इसका मतलब ये ठीक इसलिए नहीं है। हमने जैसे ही 20,000 निकाला वहीं पे गलत हो गई बात, क्योंकि 20,000 आपने निकाला ही गलत सेल पे है। 20,000 आपने अपनी एग्जिस्टिंग सेल पे निकाल दिया, जबकि वो कह रहा है कि हम जितनी भी सेल करेंगे उस पर 20% कमाना चाहते हैं। अब हमने जैसे किया है, हमने देख लो बिल्कुल ठीक किया है। हमने जितने की सेल करी है हमने उसी का ही 20% कमाया है। 1,80,000 का 20% 36,000 होता है, हमने 36,000 कमाया है। हमने प्रूव भी करके देखा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि सेकंड पार्ट है, मैं आगे चलकर इन पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपको अभी कुछ कम समझ में भी आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी नोट कर लो। हालांकि मैंने हर तरीके से समझा दिया, जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिए। पहला थॉट ये आ रहा होगा कि सर आपने रुपीज में क्यों निकाला? क्योंकि जब भी प्रॉफिट ऐसे परसेंटेज में दे रखा होता है तो वो हमेशा सेल्स इन रुपीज पर अप्लाई होता है। हम अगर बोलते हैं कि हमने 20% का प्रॉफिट कमाया है तो किस पर अप्लाई करोगे? जो रुपीज में हमने अमाउंट या सेल करी है उस पर निकालते हैं। दूसरा सवाल, आपने ये सोचा होगा कि हम अपनी एग्जिस्टिंग सेल जो 1 लाख की दे रखी है उसी का 20% कमा लेते हैं, 20,000 हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट सीधे सीधे आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब जो 20,000 के लिए आप सेल कंप्यूट कर दोगे तो वो सेल का 20% 20,000 नहीं होगा, उस सेल का 20% ज्यादा होता है। या फिर जो हमने प्रॉफिट कमाया है 20,000 का, वो हमारी सेल का सिर्फ लगभग 16% है, 15.79 है। तो बात की जो क्वेश्चन की बात है हमने उसी को नकार दिया। हमने क्वेश्चन की बात को ही गलत प्रूव कर दिया। अपनी सेल जो हमने सेल करी है उसका तो 20% हमने कमाया नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? जैसे हमने ये किया है, हम अपने सेल्स वाले फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? ऐसे सेल्स लिखा, फिक्स कॉस्ट लिखी, और यहां पर हमने अमाउंट में प्रॉफिट उसने दिया ही नहीं है तो मैं कैसे लिख दूं? उसने 20% ऑफ सेल बोला है, मैंने 20% ऑफ सेल लिख दिया, पॉइंट टू सेल लिख दिया और सेल्स कंप्यूट कर दिया। ऑटोमेटिकली आप देखोगे उस सेल पर जो आपने निकाली है उस पर जो भी प्रॉफिट आएगा वो सेल का 20% ही होगा। इस पर फर्दर प्रैक्टिस हम आगे चल के करेंगे, ठीक है? इसको नोट करना हो तो कर लो। और ये गलत है, अगर ये लिखना हो ना आपको तो ऊपर लिख लेना। जहां भी नोट करोगे ना आप, ऊपर लिखना जरूर उसके आसपास, दिस इज रॉन्ग सोल्यूशन। ये रॉन्ग सोल्यूशन होगा, ठीक है ना? अगर ये नोट करना है तो कर लेना, लेकिन आसपास लिखना जरूर, ये रॉन्ग सोल्यूशन है।
चले अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और ध्यान रखें थर्ड पार्ट में अब प्राइजेस में चेंजेस है ना, और हम बेसिकली चेंज इन प्राइजेस के ही कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेकंड पार्ट जैसा जो पार्ट है आगे चल के मैं इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा जहां पर डिजायर्ड प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दे रखा होगा। फिलहाल हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आइए पहले उसको रीड करते हैं। कहता है एक्स्ट्रा यूनिट्स विच शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट if it is proposed to reduce the selling price by 20%। अभी हमारा सेलिंग प्राइस कितने रुपए का है सर? अभी हमारा सेलिंग प्राइस 25 रुपए का है। इसको मैनेजमेंट गिराना चाहती है। कितने से गिराना चाहती है? 20% से गिराना चाहती है। अब ऑफ कोर्स अगर हम सेलिंग प्राइस गिरा देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदल जाएगा। अच्छा, यहां पे आंसर अब हमसे किस में मांगा है? एक्स्ट्रा यूनिट्स, यूनिट्स में आंसर मांगा है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हमें यहां पर जो आंसर निकालना है वो यूनिट्स में निकालना है। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि रुपीस में निकालेंगे यूनिट्स में निकालें, यहां यूनिट्स में ही निकालना है। आइए इस थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे चेंज इन प्राइजेस का क्वेश्चन होता है तो हम, याद है ना, ऐसा कुछ लिख रहे थे, हम एग्जिस्टिंग डेटा लिख रहे थे, ये रिवाइज्ड डेटा लिख रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि हमें रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है कि रिवाइज्ड पीवी रेशियो निकालना है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किस तरह की है। यहां पर आंसर यूनिट्स में मांगा है तो हमें यहां पर मेन किस पर फोकस करना है कि हमारा सेलिंग प्राइस गिराने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिवाइज कितने का आएगा। चलिए अभी पहले ये बताइए, हमारा अभी एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस कितने रुपए का है? सर एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस हमारा 25 रुपए का है। अभी हमारी एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट कितने की है? सर वो हमारी 17.5 रुपए की है। और हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, भाई ये तो हम ऊपर कंप्यूट कर ही चुके हैं ना, हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कितने रुपए का है? सर ये हमारा 7.5 रुपए का है। अब जरा ये बताइए कि हमारा सेलिंग प्राइस गिर के कितना हो जाएगा? सर 25 का हमें 20% कह रहा है गिराने के लिए, तो 25 का 20% होता है 5 रुपए से हमारा सेलिंग प्राइस गिरेगा। मतलब नया सेलिंग प्राइस हमारा कितने रुपए का हो जाएगा? 20 रुपए का हो जाएगा। क्योंकि हम 20% से गिरा रहे हैं, इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस 80% रह गया। अब 25 का 80% भी सीधे निकाल सकते हो, लेकिन ठीक है, ऐसे समझ में आ गई ना बात? हाँ सर, अगर हम अपना सेलिंग प्राइस गिराएंगे तो क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी? नहीं सर, आपने पिछली क्लास में बताया था कि भाई अगर मान लो समोसे का प्राइस हम गिरा देते हैं तो थोड़ी हमें आलू वाला सस्ता आलू देगा। वो कहेगा भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने अपना सेलिंग प्राइस गिराया होगा, तुम्हारे यहाँ पे कंपटीशन बहुत होगा, हम थोड़ी अपना सेलिंग प्राइस गिरा देंगे। अगर हमें अपनी क्लासेस की फीस कम करनी पड़ती है तो हमारे कोरियर वाले हमारा कोई चार्जेस कम नहीं करते। हम जिससे बुक छपवाते हैं वो भी हमें कोई सस्ता नहीं लगाता, मतलब हमें वो उतनी कॉस्ट पे दे रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अगर कुछ नहीं बता रखा है तो क्या मान के चलेंगे कि सेम ही रहने वाली है। अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट 17.5 की ही रहने वाली है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा हर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन अब सिर्फ 2.5 रुपए ही रह गया। हमारा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने रुपए आ गया? 2.5। अब आपको यहां पर इस थर्ड पार्ट में आपको बताया है कि हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे। कह रहा है बताइए कि हमें कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट। आप मुझे इस क्वेश्चन को देख के बताइए हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट क्या है? हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट क्या है? सर हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट 12,000 है। थर्ड पार्ट में सीधा सीधा बोल देता कि हम 12,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इसने इनडायरेक्टली बोला कि हम प्रेजेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट कितने का है? 12,000 का। मतलब इसने हमको डिजायर्ड प्रॉफिट दे दिया कि हम 12,000 का प्रॉफिट, मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी है हम वो मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे पिछली क्लास में जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो ब्रेक इवन के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर हम अपना प्राइस घटा देते हैं तो रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। अभी हमारा एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? अच्छा, अभी हम एग्जिस्टिंग यूनिट्स कितने बेच रहे हैं? 4,000 बेच रहे हैं। और 4,000 बेचकर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 12,000 कमा रहे हैं। अब कह रहे हैं ना हम प्राइस गिरा रहे हैं अपना। अब प्राइस गिरा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं प्रॉफिट तो 12,000 ही कमाना है हमें। अभी हम 12,000 कितने यूनिट्स बेच के कमा रहे हैं? 4,000। कह रहा है अब हमने अपना प्राइस गिरा दिया है। अब प्राइस गिरा दिया है और आप कह रहे हो कि सेम ही प्रॉफिट कमाना है, प्रेजेंट प्रॉफिट ही कमाना है। ऑफ कोर्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि सेल्स इन यूनिट्स का अगर डिजायर्ड प्रॉफिट, अगर हमें डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा हो तो सेल्स इन यूनिट्स का क्या फॉर्मूला होता है? सर सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिवाइड किससे करेंगे?
अब क्योंकि ना कंट्रीब्यूशन बदल गया है तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मुझे एक एक करके बताइए, क्या हमें फिक्स कॉस्ट पता है? हाँ सर फिक्स कॉस्ट तो पता है। फिक्स कॉस्ट कितनी पता है सर? 18,000 की फिक्स कॉस्ट है। क्या हमें डिजायर्ड प्रॉफिट पता है? देखें कैसे लिखेंगे डिजायर्ड प्रॉफिट। सर हमें डिजायर्ड प्रॉफिट भी पता है। डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा क्या है सर? डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट है। और हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट 12,000 है। चेंज इन प्राइजेस पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, चिंता ना करें, अभी चेंज इन प्राइजेस के बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 12,000 है। अच्छा, हमारा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? ध्यान रखें, अब हमारा कंट्रीब्यूशन जो है ना 7.5 रुपए नहीं रहा, हमने अपना सेलिंग प्राइस गिरा दिया है, जिसकी वजह से हमारा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन 2.5 रुपए हो चुका है। तो अब हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? सर हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? फिक्स कॉस्ट हमारी 18,000 की है, हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट 12,000 का है, मतलब प्रेजेंट प्रॉफिट कमाना है, और अब हर एक यूनिट पर 2.5 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन आता है। तो 30,000 को 2.5 से डिवाइड अगर करोगे तो ये आएगा 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस घटाना हमारे लिए कितना घातक हो गया है। अभी हम जो प्रॉफिट, मतलब 12,000 का प्रॉफिट जो अभी हम सिर्फ 4,000 यूनिट्स बेच के कमा लेते हैं, अब वही 12,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। 12,000 यूनिट्स जब बेचेंगे तब जाके हम 12,000 का प्रॉफिट कमाएंगे। ये 3 गुना मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन देखो 1/3 रह गया, 7.5 से घट के 2.5 रुपए रह गया। अब क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 रह गया तो मेहनत 3 गुना हो गई। अब आप जरा सोचिए, अभी एक वैसे मैं अगर आप मान लो आपसे ये पूछूं कि प्राइस घटाने से पहले हम कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं? 7.5 रुपए का। अच्छा, अभी हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 18,000। अभी हम कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 12,000 का। और अभी हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 7.5। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है? अगर मैं प्राइजेस गिराने से पहले की बात करूं तो अभी हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं? 4,000। जैसे ही ये 7.5 नीचे हटा के लिखा 2.5, 7.5 हटा के लिखा 2.5, तो ये 4 की जगह कितने हो गए? ये 4 की जगह हो गए 12,000। अभी हर एक यूनिट पर 7.5 कमा रहे थे, तो इसलिए हमारा 4,000 में काम चल रहा था, 4,000 यूनिट्स बेच के काम चल रहा था। अगर अब हम चाहते हैं कि सेम ही प्रॉफिट कमाएं, जैसे आप याद करो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था, हमारा ब्रेक इवन पहले 10,000 यूनिट्स पे आ रहा था, लेकिन जैसे ही सेलिंग प्राइस घटाया हमारा ब्रेक इवन 20,000 यूनिट्स तक पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि अब हम अगर हर एक यूनिट पर कम कमाई करेंगे, कम कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, तो सेम रिजल्ट पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। यहां पर भी वही बात है। अभी हम 4,000 यूनिट्स बेच के 12,000 का प्रॉफिट कमा रहे थे, अब हम चाहते हैं कि रिजल्ट तो सेम आए, प्रॉफिट तो वही 12,000 ही चाहिए, तो फिर उसके लिए एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा? 12,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ये हमारा आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट देखो क्या है। कह रहा है कि बताइए हमें कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचने हैं टू ऑब्टेन दी प्रेजेंट प्रॉफिट। एक्स्ट्रा यूनिट्स पूछे हैं उसने, हमें बेचने कितने हैं? 12,000। बेचने कितने पड़ेंगे सेम प्रॉफिट कमाने के लिए? 12,000। अभी कितने बेच रहे हैं? 4,000। तो कितने एक्स्ट्रा बेचने पड़ेंगे? 8,000 यूनिट्स। इसने हमसे यूनिट्स नहीं पूछे हैं कि सेम प्रॉफिट कमाने के लिए बताओ कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। इसने यूनिट्स नहीं पूछे, इसने पूछे एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने बेचने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा तो हमारे कितने हुए? 8,000 यूनिट्स हमें एक्स्ट्रा बेचने पड़ेंगे। तो हम यहां पर जो फाइनल आंसर देंगे वो कैसे लिखेंगे? लिखिएगा extra units to be sold to maintain present profit is equals to 12,000 यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे, जिसमें से 4 तो हम बेच ही रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कितने बेचने पड़ेंगे? 8,000 यूनिट्स। दिस इज द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन देखो, अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और हमारे ही एग्जाम का है, और मैं कह रहा हूं रिपीट होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा तो ऑफ कोर्स एग्जाम में आप आराम से कर पाओगे।
अच्छा, इस क्वेश्चन के बेहतर पॉइंट्स अभी तक हमने क्या क्या देखे? सबसे पहले तो हमें यहां पर वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली देनी रखी थी, वेरिएबल कॉस्ट हमें पहले यहां पर कंप्यूट करनी पड़ी, ये इसका पहला अच्छा पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में एज सच इसने ब्रेक इवन पॉइंट मांगा था तो हमने निकाल दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। सेकंड पार्ट आपके लिए नया था जहां पे डिजायर्ड प्रॉफिट आपको परसेंटेज में दे रखा था, परसेंटेज किसका? सेल का। तो मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको आगे चल के भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो अगर सेकंड पार्ट में थोड़ा सा भी आपको लग रहा है ना भी कॉन्फिडेंस और चाहिए तो वो आगे चल के आ जाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी फिलहाल ये सेकंड पार्ट जैसे मैंने कराया वैसे तो आप समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। फिर थर्ड पार्ट हमारा चेंज इन प्राइजेस को लेकर है, और चेंज इन प्राइजेस के ऊपर हम अभी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो ये अभी आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो चेंज इन प्राइजेस को लेकर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग होता जाएगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट ये हमको क्या कहता है? कहता है बताइए हम सेलिंग प्राइस कितना फिक्स करें to bring down its break even point to 500 units under the present conditions। अगर मैं आपके लिए इस फोर्थ पॉइंट का हिंदी में अनुवाद करूं तो वो क्या होगा? वो कह रहा है कि बताओ हम अपना सेलिंग प्राइस कितना फिक्स करें अगर हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट नीचे, टू ब्रिंग डाउन, नीचे लेके आना चाहते हैं। कहां तक नीचे? 500 यूनिट्स तक लेके आना चाहते हैं। अभी पता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? अभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 2400 यूनिट्स का है, फर्स्ट पार्ट में आपने कंप्यूट किया। सोचो अभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 2400 यूनिट्स का है और हम इसको कहां तक नीचे लेके आना चाहते हैं? 500 यूनिट्स तक लेके आना चाहते हैं अंडर दी प्रेजेंट कंडीशंस। मतलब जो बीच में पार्ट्स वार्ट्स किए हैं उसमें तो कंडीशन बदल गई ना, मैं कह रहा नहीं, जो हमारी ओरिजिनल कंडीशंस है, मतलब जो हमारा ये ओरिजिनल डेटा है इसकी मदद से, तो हमारे इस ओरिजिनल डेटा में फिक्स कॉस्ट कितनी है? 18,000। तो वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि हमारी फिक्स कॉस्ट 18,000 है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 17.5 रुपए की, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे 17.5 की है। लेकिन अभी हमारा 25 रुपए का सेलिंग प्राइस है। वो कह रहा है कि इस 25 रुपए के सेलिंग प्राइस से तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितने पर आता है? 2400 पर आता है। नहीं, लेकिन हम अपना ये ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट्स तक लेके आना चाहते हैं। सोचो 2400 कहां और 500 कहां, बहुत जल्दी ब्रेक इवन अचीव करना चाहते हैं। तो कह रहा है कि बताओ कितना सेलिंग प्राइस रखें। अब आप जरा पिछली क्लास का वो क्वेश्चन याद करो जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। याद है हमें ब्रेक इवन पॉइंट हमें दे रखा था, ओरिजिनल निकाला था, रिवाइज निकाला था। जब हमने अपना सेलिंग प्राइस गिरा दिया था तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ गया था। सेलिंग प्राइस घटाया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट घट गया, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट याद है 10,000 से 20,000 हो गया था। मैं आपको याद लाता हूं, देखो ये रहा वो क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किया था। ये देखो ये रहा। हमने यहां पर सेलिंग प्राइस जैसे ही घटाया था तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट घट गया था तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पहले 10 था और बाद में कितना हो गया? 20। मतलब जब हमने सेलिंग प्राइस घटाया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट घट गया, इस वजह से ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आगे की तरफ भाग गया, 10,000 से 20,000 यूनिट पे पहुंच गया। अब हम कह रहे हैं कि आगे नहीं, पीछे लेके आना है, नीचे लेके आना है। अभी हमारा ब्रेक इवन कितने पर आता है? 2400 यूनिट्स पर आता है, और हम 2400 यूनिट से घटाकर 500 यूनिट्स पर लेके आना चाहते हैं। तो आप मुझे लॉजिकल सोच के बताइए, अगर आप ब्रेक इवन जल्दी चाहते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ना। सेलिंग प्राइस बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट घटेगा तो ब्रेक इवन आगे चले जाएगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम कम मेहनत करके ब्रेक इवन अचीव करना चाहते हैं तो हमें फिर कमाई ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। चलो ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं तो बात आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। हमारा ये फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट, हम यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, रुपीस का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि सर हमें यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट जो चाहिए वो यूनिट्स में चाहिए। 500 यूनिट दे रखा है तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमें 500 चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। और फिक्स कॉस्ट हमारी 18,000 की हमें पता है। अब ना कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिएगा सामने देखिएगा प्लीज। वो 500 लिखते हैं, वो 18,000 लिखते हैं, फिर वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख देते हैं। कौन से वाला? जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था। कितने का हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया था? 7.5 रुपए का किया था। तो कुछ बच्चे यहां पर कहते हैं चलो ठीक है 7.5 भी लिख दिया। अब तीनों लिख के सोचते हैं अब निकाले क्या तीनों तो लिख दिया।
तीनों चीजें तो नहीं दे सकता ना वो, तो अगर तीनों ही लिख देंगे तो निकालेंगे क्या? आप खुद सोचिए, अगर हम 7.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाएंगे तो हमारा ब्रेक इवन तो 2400 यूनिट्स आएगा ना, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल रखा है। तो ये तो हमें निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें कंप्यूट करना है। तो अगर आप तीनों लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इसको ऐसे ना साइड में लिख के काट देना। जब तीनों लिख दोगे तो फिर कंप्यूट क्या करोगे? और अगर हम 7.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाते हैं तो 18,000 रुपए की हमारी फिक्स कॉस्ट है, 7.5 रुपए का हमारा कंट्रीब्यूशन अगर कमाएंगे तो हमारा तो ब्रेक इवन फिर 2400 पे आता है। हमें 2400 चाहिए ही नहीं, हमने ब्रेक इवन कितना, 500। तो 500 के लिए हमें ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो यहां ध्यान रखें, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंप्यूट करना पड़ेगा। तो हमें जो नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कमाना पड़ेगा, जरा बताना वो कितना आएगा? सर 18,000 का कंट्रीब्यूशन हमें कमाना है 500 यूनिट्स पर। तो 18,000 को 500 से डिवाइड अगर करते हैं 36 रुपए। मैं कह रहा हूं आप तो बस ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज करो ना, आप क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे हो? फॉर्मूला यूज करो, 3 में से 2 चीजें पता है, तीसरी निकाल दो। तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट्स पर ही अचीव कर लें, सोचो 2400 से 500 पे अचीव कर लें, इतना जल्दी अचीव कर लें, तो हमें 7.5 रुपए के कंट्रीब्यूशन में बात नहीं बनेगी, 36 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा। लेकिन सर कंट्रीब्यूशन तो उसने मांगा ही नहीं है, सेलिंग प्राइस मांगा है, तो सेलिंग प्राइस निकाल देंगे ना, क्या दिक्कत है? हमारा सेलिंग प्राइस, पहले बताओ कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सर कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका होता है सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं। तो ये 36 रुपए आपके पास है ही, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी ऑफ कोर्स, जब कुछ नहीं बोला, नहीं वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम रहेगी। तो 36 प्लस 17.5, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है, एक बार चेक करो क्या ये 53.5 ही आ रहा है? इसका मतलब अगर हम 53.5 रुपीज का प्राइस रख देंगे अपना, तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि 17.5 रुपए हमारे वेरिएबल कॉस्ट में खर्च हो जाएंगे, तो हमारा कंट्रीब्यूशन फिर 36 रुपए का आएगा। तो अगर हम देखें 18,000 रुपए की हमारी फिक्स कॉस्ट है, हमारा कंट्रीब्यूशन 36 का आएगा, तो हमने कितने यूनिट्स बेचकर ब्रेक इवन अचीव कर लिया? 500 यूनिट्स। तो इस फोर्थ पॉइंट में आपसे गलती क्या हो सकती थी? देखो फोर्थ पॉइंट में आपको ये तो पता लग जाता कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला हमको यूज करना है, और ये बात तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। फॉर्मूला में 3 चीजें हैं, 2 हमें पता होंगी, तीसरी निकालनी होगी। तो आप गड़बड़ बस ये कर देंगे, आप तीनों ही लिख देंगे, आप 500 का जो ब्रेक इवन दे रखा है वो भी लिख देंगे, 18,000 की फिक्स कॉस्ट भी लिख देंगे, और आप साथ में वो वाला कॉन्ट्रीब्यूशन भी लिख देंगे जो हमने पहले ऑलरेडी निकाल रखा है। लेकिन अगर मैं 18,000 को 7.5 से डिवाइड करता हूं तो 2400 यूनिट होता है, और वैसे भी 500 यूनिट्स का ब्रेक इवन अगर हमें चाहिए तो 7.5 के कंट्रीब्यूशन पे तो बात बनेगी नहीं ना, हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स ज्यादा ही कमाना पड़ेगा। इसलिए ये कितना कमाना पड़ेगा ये हमें निकालना पड़ेगा, ये हमने निकाल दिया, 36 का कमाना पड़ेगा। अगर हम 36 रुपए का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं तो कंट्रीब्यूशन तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है, तो हमें ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस तो और ज्यादा रखना पड़ेगा। तो हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा? 53.5 का सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। इतने का सेलिंग प्राइस रखेंगे तो हम फिर 36 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे, और 36 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे, इसका मतलब 500 पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्लास की शुरुआत जानबूझ के मैंने एक अच्छे क्वेश्चन से करी, क्योंकि शुरुआत में आप बिल्कुल तरोताजा होते हैं, बिल्कुल आपका दिमाग जो है चाचा चौधरी से भी तेज चल रहा होता है। इसलिए चाचा चौधरी ना पहले कॉमिक्स आती थी, उसमें बार बार एक लाइन लिखी होती थी कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। हालांकि अब तो कॉमिक्स का जमाना है ही नहीं, अब तो बच्चे ऐप पर अलग अलग ऐप्स पता नहीं क्या क्या कौन कौन से गेम्स खेलते रहते हैं और अपना टाइम अननेसेसरीली खराब करते रहते हैं। जितना ज़्यादा आप फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी। फ़ोन यूज़ करो जितना ज़रूरी है, जितना आज के, बिकॉज फ़ोन का आविष्कार भी एक बहुत बड़ा वरदान है ह्यूमन बींग्स को, लेकिन उसका मिस यूज़ करना भी उतना ही कह सकते हो कि पॉसिबल है। तो हमें मिस यूज़ नहीं करना है, उसका जितना बेस्ट पॉसिबल यूज़ है हमें वो करना है। चलिए फिलहाल इस पर हम लेक्चर कभी और देंगे। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप कीजिएगा। इस क्वेश्चन को 1-2 बार हाथ से कर लेना ताकि आपके दिमाग में इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है बैठ जाएं। अगला क्वेश्चन जो हम अब करेंगे ना, ये जो हमने अभी अभी फोर्थ पार्ट किया ना, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54।
ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आइए जरा इसको पढ़ लेते हैं। कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 10,000 यूनिट्स। कह रहा है बताइए हमें क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए अगर हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट्स पर लेके आना चाहते हैं। देखो अभी हमारा सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, अभी हमारा सेलिंग प्राइस 20 रुपए है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए की है, 16 रुपए की। इसका मतलब अभी हम अपने हर एक यूनिट पर 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाते हैं और हमारे फिक्स खर्चे कितने रुपए के हैं, 60,000 के। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए हमारा एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है सर, फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। हमारी फिक्स कॉस्ट है 60,000 रुपीज की और हमारा हर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन जो अभी हम कमा रहे हैं वो 4 रुपए का है। इसका मतलब अभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जानते हो कितना है, 15,000 यूनिट्स। अभी हम गुल्लक में 4,000 रुपए डाल रहे होंगे और गुल्लक को हमने क्या बोला होगा, भाई जैसे ही 60,000 रुपए इकट्ठे हो जाए बता देना। तो अभी हम एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट जो है कितने यूनिट्स बेचकर अचीव करते हैं, 15,000 यूनिट्स बेचकर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। मतलब हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर पहुंचते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाए। कितना जल्दी आ जाए, हम इसको रिड्यूस कर देना चाहते हैं, 10,000 यूनिट्स पर लेके आना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेक इवन जल्दी आ जाए, आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर जल्दी पहुंच जाए, तो ऑफ कोर्स आपको अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अभी 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाते हो, आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा। अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा कमाना है तो इसका मतलब हमें अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। वो यही जानना चाह रहा है कि बताओ कितना सेलिंग प्राइस हम रखें कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 10,000 यूनिट्स पर आ जाए। अब जैसे ये तो चलो एग्जाम का क्वेश्चन है, एक ही बात पूछी गई, लेकिन हो सकता है कि हमारे एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आ जाए और 2 पार्ट्स वो हमसे डिमांड कर ले। एक तो ये पूछ ले कि बताओ अभी हमारा ओरिजिनल ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, और सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछ ले कि बताओ हम अपना ब्रेक इवन अगर 10,000 पे लेके आना चाहते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हो सकता है दोनों चीजें पूछें। यहां पर हमसे एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट फिलहाल नहीं मांगा, ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए यहां पर निकाल के बता दी कि अभी हमारा 15,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन है जो कि हम 10,000 यूनिट्स पर लेके आना चाहते हैं। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट जो दे रखा है वो यूनिट्स में दे रखा है। तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जो हम चाहते हैं 10,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट हम चाहते हैं। हमारी फिक्स कॉस्ट 60,000 की है और इसके लिए हम कितना कंट्रीब्यूशन कमाएं ये हमें निकालना है। अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं ना कि अब यहां पर वो गलती नहीं करोगे आपकी, यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय 4 रुपए लिख दो, क्योंकि 4 रुपए अभी हमारा एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। वो 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाते हैं तो हमारा ब्रेक इवन 15,000 पे आता है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा ब्रेक इवन कितने पे आ जाए, 10,000 पर। तो हमें ये तो निकालना पड़ेगा ना कि हमें कंट्रीब्यूशन कमाना कितना है। चलिए जी, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां पर जो हमें कमाना होगा ये निकल आएगा मेरे ख्याल से 6 रुपए आ जाएगा ना। 60,000 को अगर हम 10,000 से डिवाइड कर दें तो हमें हर एक यूनिट पर 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा। अगर हम कंट्रीब्यूशन 6 रुपए का कमाना चाहते हैं और हमारी वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपए की है, इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस 22 रुपए का रखना पड़ेगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा के हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। सेलिंग प्राइस जो है वो हमें निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट हमको दे रखा है, कंट्रीब्यूशन हमने निकाल दिया। इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस जो आएगा वो कितने रुपए आएगा, 22 रुपए आएगा। 22 रुपए का सेलिंग प्राइस अगर हम रख देते हैं तो हमारा ब्रेक इवन जो है वो 10,000 यूनिट्स पर आ जाएगा। अच्छा, हो सकता है कि ना आपसे एग्जामिनर थोड़ा सा ऐसा भी सवाल कर ले। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन तो एग्जामिनर सेम पूछता है, बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बदल देता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे यहां पर ये पूछूं कि बताओ अगर हमें अपना ब्रेक इवन 10,000 यूनिट्स पर अचीव करना है तो हम अपना सेलिंग प्राइस कितने परसेंटेज से बढ़ा दें, कितने परसेंटेज से बढ़ा दें। जैसे आप देख रहे हो अभी हमारा सेलिंग प्राइस 20 रुपए का है और हमें कितना करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 22 रुपए करना पड़ेगा। इसका मतलब हमने कितने रुपए से बढ़ाया, 2 रुपए से।
और 2 रुपए को अगर मुझे परसेंटेज में निकालना हो तो हमने 2 रुपए बढ़ाया है 20 रुपए पर, इसका मतलब हमने कितने परसेंट से सेलिंग प्राइस बढ़ाया? 10% से। तो हो सकता है कि सेम क्वेश्चन पूछे लेकिन रिक्वायरमेंट का थोड़ा सा रंग रूप बदल दे, कि वो अलग तरीके से पूछ ले कि बताओ कि हम कितने परसेंट से सेलिंग प्राइस बढ़ाएं। तो हमारा सेलिंग प्राइस यहां पर कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 10% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे भी करके पूछ सकता है। हालांकि हमारा अब ये क्वेश्चन हो जाता है यहां पर सॉल्व। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। आइए जरा इसको रीड करें। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और हमको यहां पर दे रखा है पहले तो फिक्स खर्चे, फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट हमको दे रखा है, और ब्रेक इवन पॉइंट हमको किस में दिया है? रुपीज में दिया है। और हमसे यहां पर क्या क्या कंप्यूट करने के लिए बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर 1 पीवी रेशो। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है, और अगर आप अभी तक इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं अब तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। यहां पर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज दे रखा है, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। मतलब इस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज के फॉर्मूला में 3 चीजें हैं, 3 में से 2 हमको पता है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज भी पता है और फिक्स कॉस्ट भी पता है। इसका मतलब तीसरी चीज पीवी रेशो हम निकाल सकते हैं। आइए फिर पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 फर्स्ट पार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज हमको दे रखा है, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज 10,000 रुपीज हमें दिया है, फिक्स कॉस्ट हमको दे रखी है 4,000 रुपीज, तो ये लिखा हमने यहां पर 4,000, और पीवी रेशो इसने हमसे मांगा है जो हम आराम से अब निकाल सकते हैं। तो हमारी पीवी रेशो हो जाएगी 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 0.4 हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें कभी पीवी रेशो कंप्यूट करने के लिए कहे ना तो हमेशा हमें परसेंटेज में ही आंसर देना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में, है ना। तो हमने 0.4 को हमने कैसे लिख दिया? दैट इज 40%। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पर हमने सॉल्व कर दिया, पीवी रेशो कंप्यूट कर दिया। चलिए अब सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ एज सच था नहीं, सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि हमें प्रॉफिट निकाल के बताना है। अगर हमारी सेल्स 20,000 हो, सेल्स हमको किस में दे रखी है? रुपीज में दे रखी है। तो यहां पर हम अगर चाहें तो वो टारगेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूला की मदद से सेल्स हम पुट कर देंगे, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट हमको पता है, पीवी रेशो हमको पता है, तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं? नहीं, तो वो इक्वेशन हम यूज करके सेकेंड पार्ट में प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। तो सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है? सर सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। सेल्स हमें बताई है कि 20,000 है, फिक्स कॉस्ट हमको पता है 4,000 है, प्रॉफिट तो हमको निकालना है, और पीवी रेशो हमारी 40% की है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 40% यहां चले जाएगा, तो ये हो गया 8,000। तो प्रॉफिट हमारा निकल आएगा 4,000 रुपए का, है ना। और मैंने आपको वैसे बताया था कि अगर आप चाहें तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। भाई मैं अगर चाहूं तो सीधे कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं, कैसे? सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके, सेल्स मुझे पता है 20,000 की है, पीवी रेशो 40% है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 8,000 का हो गया। इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देता हूं 4,000 की, तो हमारा 4,000 का प्रॉफिट यहां पर सीधे सीधे आ जाएगा, है ना। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, और आप चाहें तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये अभी देखा जाए तो हमने पहले दोनों पार्ट्स एक तरह से पुरानी प्रैक्टिस ही करी है, पुरानी रिवीजन ही करी है। अभी इसमें चेंज इन प्राइसेस का तो कोई कॉन्सेप्ट अभी तक यूज ही नहीं किया। चेंज इन प्राइसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो थर्ड पार्ट में यूज हो रहा है, इसको नोट कर लो, फिर हम थर्ड पार्ट को समझेंगे, और थर्ड पार्ट में ही
अब आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है जो मैं अब बोलूंगा, ठीक है? आइए अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में इसने हमसे सबसे पहले तो मांगा क्या है, हमसे मांगा है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। बड़ी ऑब्वियस ही बात है, अगर हम अपना सेलिंग प्राइस अगर घटा देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन घट जाएगा, और कंट्रीब्यूशन घट जाएगा तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कोर्स और दूर चले जाएगा। अभी हमारा ब्रेक इवन कितने पर आता है? अभी हमारा ब्रेक इवन 10,000 की सेल्स पर आता है, 10,000 रुपए की सेल पर आता है। अब कह रहा है बताओ हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा अगर हम अपने सेलिंग प्राइस को 20% से गिरा दें। अब पहले दिमाग में सवाल यह आएगा कि जो नया ब्रेक इवन पॉइंट है वो हम यूनिट्स में निकालें कि रुपीज में निकालें। यहां पर आपको ऑफ कोर्स अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रुपीज में ही निकालना है। क्यों? जब उसने एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में दिया है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है मुझे नया ब्रेक इवन पॉइंट भी उसको रुपीज में ही बताना चाहिए। मैं आपसे एक पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहा हूं तो आपको जवाब भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देना पड़ेगा ना। ये कुछ ऐसा समझ लो, मान लो आपसे कोई लगातार हिंदी में बात किया जा रहा है लेकिन आप उसके सामने इंग्लिश झाड़े जा रहे हो। अरे सामने वाला हिंदी में कंफर्टेबल है, उसने शुरुआत हिंदी में करी है, तो कायदा ये कहता है अगर आपको भी हिंदी आती है तो आपको हिंदी में जवाब देना चाहिए। जैसी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं हम भी वैसी लैंग्वेज में बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर उसने मेरे सामने जो ब्रेक इवन पॉइंट रखा हुआ है वो रुपीज में रखा है, तो मुझे ऑफ कोर्स जब वो नया ब्रेक इवन पॉइंट मांग रहा है तो इंप्लाइड है कि वो मुझसे रुपीज में ही मांग रहा होगा। अब यहां पे ना प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि नया ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना, वो तो आप समझ भी गए होंगे। मेन यहां पर यह है कि हमें यहां पर एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइसेस नहीं दे रखे, मतलब मुझे यहां पर यूनिट डेटा जो है वो यहां पर नहीं दे रखा, मतलब ये मिसिंग है यहां पर। और याद करो मैंने आपको जब चेंज इन प्राइसेस के बारे में लिखवाई थी बातें तो वहां पर हमने एक एजम्पशन लिखी थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो हमने पिछली क्लास में जाते जाते जब चेंज इन प्राइसेस के बारे में लिखा था तो वहां पर आपको एक नोट लिखवाया था कि अगर क्वेश्चंस में प्राइसेस हमें नहीं दे रखे हैं, पर यूनिट प्राइसेस नहीं दे रखे हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में पर यूनिट डेटा को एज्यूम करके सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे इसी बात पर आपको एक्सपर्ट बनाना है। जब पर यूनिट डेटा दे रखा हो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, पर यूनिट डेटा ना दे रखा हो तो हम खुद से एज्यूम कर लेंगे। और कितना एज्यूम करेंगे? कुछ भी, जो आपको मन करे वो एज्यूम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही रहेंगे, ठीक है? तो अब मैं ना यहां पर पहले आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो हो सके तो प्लीज ये पहला क्वेश्चन है, पहले ज्यादा ना समझने पर फोकस करना, लिखने पर ध्यान ज्यादा मत देना, ज्यादा ध्यान आपको किस चीज पर देना है? समझने पर। तो मैं यहां पर आपके साथ ये थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले हमें यहां पर कंप्यूट करना क्या है? सर हमें कंप्यूट करना है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। और किस में कंप्यूट करेंगे? हम रुपीज में करेंगे। ये रुपीज में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में। और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। लेकिन ध्यान रखें जब प्राइसेस में बदलाव आता है तो हमें फिर कौन सी वाली पीवी रेशियो चाहिए होगी? रिवाइज्ड पीवी रेशियो। सेलिंग प्राइस गिर जाने के बाद हमारी पीवी रेशियोज क्या होंगी वो हमें बेसिकली यहां पर कंप्यूट करना है। अब मैंने फिर से बोलूंगा, समझने पर ज्यादा ध्यान देंगे आप। एग्जिस्टिंग डेटा मुझे यहां पर नहीं पता, मतलब एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस क्या है ये मुझे नहीं पता, तो मैंने आपसे बोला कि कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप। 10 रुपए एज्यूम कर लो सेलिंग प्राइस, 100 रुपए एज्यूम कर लो, 1000 रुपए एज्यूम कर लो, जो आपको मन करे वो एज्यूम कर लो। मैं फिलहाल यहां पर 100 रुपए एज्यूम कर रहा हूं, बाद में आपको परेशानी ना हो कि ये 100 रुपए कहां से आया है, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं कि हमने क्या किया है, ये हमने एज्यूम किया है। अच्छा, ये मैंने क्या एज्यूम किया है? एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस। एग्जिस्टिंग मतलब सेलिंग प्राइस गिराने से पहले हमारा सेलिंग प्राइस क्या था, क्योंकि हमें तो यहां पर यह बताना ना कि सेलिंग प्राइस गिराने के बाद हमारा नया ब्रेक इवन क्या आएगा। मैं कह रहा हूं एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस मतलब ये रिड्यूस करने से पहले मान लिया हमने हमारा सेलिंग प्राइस 100 रुपए था, तो हमारी एग्जिस्टिंग पीवी रेशियो तो हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एग्जिस्टिंग पीवी रेशियो कितना निकाला है? 40%। इसका मतलब आप मान लो हम अपना अभी हर एक यूनिट 100 रुपए का बेच रहे हैं, तो हमारा पीवी रेशियो क्योंकि 40% है तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हमारा कंट्रीब्यूशन सर होगा 40 रुपए का। क्योंकि हमारी पीवी रेशियो 40% है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो हम अभी 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, तो उस पर हम कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे होंगे? हम उस पर कंट्रीब्यूशन 40 रुपए का कमा रहे होंगे।
तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी 60 रुपए, या फिर पीवी रेशियो 40% है तो वीसी रेशियो 60% होगा, नहीं ऐसे भी सोच सकते हो आप। अब हम कह रहे हैं ये तो चलो ठीक है, हो गई बात एग्जिस्टिंग की, लेकिन मेन फोकस हमें किस पर करना है, रिवाइज्ड पर, रिवाइज्ड पर यूनिट डेटा। हमें सेलिंग प्राइस कितने से गिराने के लिए बोला है, सर हमें सेलिंग प्राइस गिराने से बोला है 20% से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अभी 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, उस 100 रुपए में से हमें 20% घटा के बेचना है, तो इसका मतलब हमारा नया सेलिंग प्राइस कितने रुपए होगा, 80 रुपए होगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कोर्स वही रहने वाली है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ी कोई बदलाव आ जाएगा। हम अगर अपना प्राइस सस्ता कर रहे हैं, हम अपना अगर प्रोडक्ट सस्ता बेचेंगे, तो जिनसे हम सर्विसेज लेते हैं, मतलब जिनसे भी हमने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा होगा, वो थोड़ी हमें सस्ता बेचेगा, वो तो भाई उतने का ही देगा। तो हम मान के चलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी हर एक यूनिट की वही 60 रुपए होगी। इसका मतलब हमारा नया कॉन्ट्रीब्यूशन 20 रुपए का आ जाएगा। क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे आंसर चाहिए रुपीज में, तो मुझे रिवाइज्ड पीवी रेशो निकालना पड़ेगा। हमारा रिवाइज्ड पीवी रेशो क्या हो जाएगा, हमारा रिवाइज्ड पीवी रेशो हो जाएगा सर, अब क्योंकि हमारा नया कंट्रीब्यूशन 20 रुपए का है, हमारा नया सेलिंग प्राइस 80 रुपए का है, तो जरा बताना कितना हो जाएगा ये सर। 20/80 × 100 अगर हम करते हैं तो ये 25% आ रहा है। हमारी नई पीवी रेशो 25% की आ जाएगी। और मैं यहां पर अगर अब निकालना चाहूं न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, हमारी फिक्स कॉस्ट सर थी इस क्वेश्चन में 4000 रुपए की, और हमारा रिवाइज्ड पीवी रेशो कितना है 25%। तो ये 4000 को 25% से डिवाइड करके कितना आएगा 16000 रुपए। अभी हमारा ब्रेक इवन कितना था, 10,000 रुपए आता था, लेकिन अब हमारा ब्रेक इवन कितने पे आएगा 16000 रुपए। ब्रेक इवन आगे क्यों चला गया, क्योंकि हमने प्राइस रिड्यूस किया है। प्राइस इंक्रीज करते तो हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ता, कंट्रीब्यूशन बढ़ता तो हमारा पीवी रेशो और बेहतर होता, लेकिन क्योंकि प्राइस रिड्यूस किया है तो हमारा पीवी रेशो घट गया, 40% से घट के कितना हो गया 25% रह गया। इसलिए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आगे खिसक गया, और अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले 10,000 की सेल पर ही हमारा ब्रेक इवन आता था, अब 16,000 की सेल पर आता है। मैं अभी इस पर और भी चर्चा करूंगा, तो पहले आप इसको नोट कर लो। एजम्पशन वाला जो यहां पर पॉइंट है, ये कुछ बच्चे ना पहले कुछ क्वेश्चंस में कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन जैसे ही मैं इसकी प्रैक्टिस करवा लूंगा ना, तो एज्यूम करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। एक बच्चे ने पूछा क्या सर हम सेलिंग प्राइस कुछ और भी एज्यूम कर सकते हैं। हाँ मैंने कहा ना, सेलिंग प्राइस कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, सेम ही आएगा रिवाइज पीवी रेशो। मतलब रिवाइज पीवी रेशो भी हमने कितना निकाला 25% ना। आप अगर सेलिंग प्राइस कुछ और भी एज्यूम करते सेम ही आता। और मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। एक बार को ये बात डिस्कस करके ना यही खत्म कर देते हैं। बार बार ये मुद्दा लेके नहीं आएंगे कि हम सेलिंग प्राइस सर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बार बार मत पूछना। मैं एक बार यहीं पे मुद्दा खत्म करता हूं, एक बार आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि देखो कोई भी प्राइस लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ जी बताओ क्या प्राइस लूं मैं, बताओ आप बताओ। हमारा एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस क्या रखें सर, 50 रुपए लेके दिखाओ एक बार। ये लो जी 50 रुपए लेके देखते हैं। सेलिंग प्राइस अगर मान लो हम 50 रुपए लेते हैं, तो मुझे बताइए हमारा अभी एग्जिस्टिंग पीवी रेशो कितना है सर 40% है। तो 50 रुपए का 40% हमारा क्या आ रहा होगा कंट्रीब्यूशन। 50 रुपए का 40% कितना होता है 20 रुपए। इसका मतलब अभी हमारी एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 30 रुपीज। अच्छा अब क्योंकि हम अपना सेलिंग प्राइस गिराना चाहते हैं, कितने रुपए से गिराना चाहते हैं 20% से गिराना चाहते हैं। 50 रुपए का सेलिंग प्राइस अगर मैं 20% से गिराऊंगा तो उसका मतलब 10 रुपए से 50 का 20% 10 रुपए होता है। तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 40 रुपए। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी गिर जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी वही 30 ही रहेगी। इसका मतलब हमारा नया कंट्रीब्यूशन रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 10 रुपए का। तो मुझे अगर रिवाइज्ड पीवी रेशो निकालनी पड़ेगी तो रिवाइज्ड पीवी रेशो कैसे निकल के आएगी, जो भी हमारा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन होगा डिवाइडेड बाय जो भी हमारा नया सेलिंग प्राइस आया 40 रुपए। आप देख लो 10/40 × 100 करके देखो, अभी भी 25% आता है। सर ये तो आपने ऊपर वाले प्राइस का हाफ कर लिया, आपने खुद से ही आसान से सेलिंग प्राइस ले लिया इसलिए सेम आ गया। मैंने कहा आप बता दो ना क्या लेना चाहिए, आप बताओ जो बोलोगे मैं वो यहां पे ले लेता हूं सेलिंग प्राइस। सर 400 रुपए लेके दिखाओ, 400 रुपए लेके दिखाओ। अरे डरते थोड़ी हैं, आओ जरा 400 रुपए लेके देखते हैं। अगर मान लो मैं अपना एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस 400 एज्यूम करता हूं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन बताओ कितने का होगा। सर हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि
40% का हमारा एग्जिस्टिंग पीवी रेशियो है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितने का होगा सर? 160 का होगा। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितने की होगी? 240 रुपए की होगी। तो हमारा रिवाइज सेलिंग प्राइस अब क्या आ जाएगा? और रिवाइज सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें 20% से सेलिंग प्राइस घटाना है, अगर हमारा एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस हम 400 रुपए एज्यूम करते हैं तो 20% 400 का होता है 80 रुपए। इसका मतलब नया सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 320। लेकिन हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहेगी ना 240 की, तो हमारा नया कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा सर? हमारा नया कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 80 रुपए का। नया कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया? 80 रुपए का। तो अगर अब हम रिवाइज्ड पीवी रेशियो निकालेंगे, मैं कह रहा हूं ना सेम ही आएगा, घर पर खेलते रहना, अलग अलग सेलिंग प्राइसेस एज्यूम करके देखना, आप देखना रिवाइज्ड आपका कितना आएगा। रिवाइज्ड आपका 25% ही आएगा। तो 80 रुपए का कंट्रीब्यूशन, हमारा नया सेलिंग प्राइस 320 रुपए का, तो 80 अपॉन 320 इंटू 100 करोगे तो आपको दिखेगा 25% ही आ रहा है। इसको भी कहीं पर नोट कर लो, ये बाद में आपको हेल्प करेगा ये याद दिलाने में कि हम सेलिंग प्राइस कुछ भी एज्यूम कर लें, रिवाइज्ड पीवी रेशियो हमारा सेम ही आ रहा है 25%। तो सेलिंग प्राइसेस का एजम्पशन मैटर ही नहीं करता, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जो आपको मन में आए वो एज्यूम कर सकते हो। मैं तो पहले भी आपको बोला ना, ये तो चलो मैं यहां पे राउंड फिगर एज्यूम कर रहा हूं, 50 रुपए, 400 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी एज्यूम कर लो। आपको ज्यादा खतरों से खेलना हो तो 6 रुपए 67 पैसे एज्यूम करना, आप देखना वहां पर भी 25% ही आएगा। इसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम अक्सर लिख देते हैं अगर हम कुछ बातें समझने के लिए लिखते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 56। हमको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपए की, और हमें एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है 70% का, और हमसे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और फिर उसके बाद बोला है कि हमें फिर से रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज भी निकालना है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस हम 15% से गिरा दे तब। देखो यहां तो उसने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट दोनों, मतलब एग्जिस्टिंग भी और रिवाइज भी रुपीज में चाहिए। वैसे भी ना अगर आप देखोगे ना, अगर मान लो रुपीज में नहीं भी लिखा होता तो मैंने आपसे क्या कह रखा है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हो उसी तरह से हमें आंसर देना चाहिए। यहां पर आपको फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो दिख रहा है, और फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो की मदद से वैसे भी हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाल सकते थे? रुपीज में। नहीं तो अगर रुपीज में नहीं भी लिखा होता तो फिर हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखकर अंदाजा लगाते हैं कि हमें आंसर किस तरीके से देना चाहिए। चलिए यहां तो फिलहाल बोल रखा है, हम इसको ए बोल देते हैं, ये हमारा ए पार्ट हो जाएगा, और रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट हमारा बी पार्ट हो जाएगा। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ए, existing break even point in rupees, fixed cost divided by PV ratio। फिक्स कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपए की है, पीवी रेशियो हमें 70% का दे रखा है। 1 लाख को 70% से डिवाइड कर कर आ रहा है 1,42,857। ठीक है, थोड़ी अजीब सी फिगर आई है, कोई बात नहीं, अब जो आ रहा है वही लिख के आएंगे ना। एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट, और वो भी कैसे निकालना है? रुपीज में। फिक्स कॉस्ट तो हमें पता है, लेकिन रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अगर हम सेलिंग प्राइस गिरा दें। सेलिंग प्राइस अगर हमारा चेंज होगा तो हमारा पीवी रेशियो भी बदलेगा, इसलिए रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमको क्या चाहिए होगा? हमें रिवाइज्ड पीवी रेशियो चाहिए होगा, और रिवाइज्ड पीवी रेशियो निकालने के लिए फिर से हमें यहां पर यूनिट डेटा एज्यूम करना पड़ेगा।
मैंने आपको बात लिखवा रखी है, क्योंकि चेंज इन प्राइजेस के क्वेश्चंस में हमें पर यूनिट डेटा चाहिए होता है। अगर दे रखा है तो बढ़िया है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम एज्यूम करके अपना काम चला लेंगे। और एज्यूम क्या करना है, कुछ भी। अभी अभी हमने प्रूव किया कि कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए एज्यूम करके सवाल कर देंगे। आपको कोई और फिगर अच्छी लगती है तो आप कुछ और भी ले सकते हो। आइए अब हम अपना बी पार्ट कंप्यूट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको ना कुछ और भी सीखने को मिलेगा, तो मेरे साथ साथ चलेगा। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग पर यूनिट डेटा लिखते हैं, और एग्जिस्टिंग पर यूनिट डेटा हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं ना। सबसे पहले सेलिंग प्राइस 100 रुपए एज्यूम कर लेते हैं, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते ही क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। अब हमें क्योंकि एग्जिस्टिंग पीवी रेशो 70% का पता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा अभी एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस 100 रुपीज का है तो हमारा कंट्रीब्यूशन 70 रुपीज का हो रहा होगा, क्योंकि पीवी रेशो 70% है, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज की होगी। और हम ये भी कह सकते हैं अगर पीवी रेशो हमारा 70 है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमारा 30% होगा, नहीं तो 100 का 30% भी हम सोच सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए अब हम यहां पर रिवाइज्ड डेटा भी लिख लेते हैं। रिवाइज्ड डेटा में क्या लिखोगे आप, क्योंकि हमें यहां पर बता रखा है कि 15% से हमें सेलिंग प्राइस गिराना है, तो 100 रुपए अगर हम अभी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं 100 रुपए का, तो 100 का 15% गिराने का मतलब हमारा रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस 85 का हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं कह रखा, तो हम मान के चलेंगे सेम ही होगी। तो हमारा हर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का हो गया, रिवाइज्ड वाला 55 रुपीज का। तो मुझे अगर अब रिवाइज्ड पीवी रेशो निकालनी हो, तो हमारी रिवाइज्ड पीवी रेशो आ जाएगी 55/85। ठीक है। अब अगर आप इसको मान लो सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डेसिमल्स में आएगा, और मैंने आपको बता रखा है आप अगर चाहो तो उसको ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो 55/85, और आप अगर चाहो तो डेसिमल में निकाल लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का ना मुझ पास सवाल आता है कि सर डेसिमल में निकालें तो फिर क्या वो ठीक होगा। हाँ वो भी ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेसिमल में अगर निकाल दोगे तो मैं आपको एक रूल बता दूंगा कि इस तरीके से निकालना। फिलहाल अगर मैं इसको मान लो ऐसे ही छोड़ देता हूं, 55/85 ही छोड़ देता हूं, तो हमारा रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट क्या निकल के आएगा। जब आपने रिवाइज्ड पीवी रेशो निकाल लिया, तो अब रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो निकल ही आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट तो वही सेम है, और हमें रिवाइज्ड पीवी रेशो लेनी है जो हम निकाल चुके हैं। हमारी फिक्स कॉस्ट हमें यहां पर कितने की दे रखी है, सर हमारी फिक्स कॉस्ट हमको दे रखी है 1 लाख रुपए की, और हमारा रिवाइज्ड पीवी रेशो है 55/85। मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया यहां पर। अब थोड़ी सी मैथ्स है, ये 85 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जरा मुझे बताओ ये कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 1,54,545। ठीक है ना, ये हमारा रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। अब मैं ना इसको एक और बार सॉल्व करके दिखा देता हूं कि मान लो अगर आप ये पीवी रेशो डेसिमल में लोगे तो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आओ एक बार देख लेते हैं। ये समझ में तो आ गया होगा ना क्वेश्चन। अब तो हमने अभी अभी 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको अब ये बात समझ में आ गई है कि अगर पर यूनिट डेटा नहीं होगा तो एज्यूम करेंगे, और क्या एज्यूम करेंगे, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर हमारे प्राइसेस में बदलाव आएगा तो डेफिनेट सी बात है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बदलेगा और हमारा पीवी रेशो भी बदलेगा। तो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए। जैसे हमें यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में चाहिए, तो हमें रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, रिवाइज्ड पीवी रेशो चाहिए। तो रिवाइज्ड पीवी रेशो हमने यहां पर निकाल दिया, और यहां थोड़ी सी फैंसी सी आ रही थी तो हमने कहा ठीक है भाई ऐसे ही छोड़ दो, 55/85 छोड़ दो। लेकिन अगर आप चाहो तो इस रिवाइज्ड पीवी रेशो को अगर मान लो डेसिमल में निकालना चाहो, तो मैं ना आपसे एक बात बोलूंगा, डेसिमल में अगर निकाल देते हो तो कोशिश करना फिर ना अप टू 4 प्लेसेस लेना। अप टू 4 प्लेसेस का क्या मतलब है, जैसे 55/85
मैं अगर करता हूं, आप भी कैलकुलेटर पे करके देखोगे तो आपको दिखेगा कैलकुलेटर पे कुछ ये फिगर आ रही है 6470588, है ना। ये कितने प्लेस हैं? 3 और 4 7। मुझे कितने प्लेस लेने हैं? अगर डेसिमल में आए तो हम अप टू 4 प्लेसेस लेते हैं। कितना लेते हैं? अप टू 4। मतलब मुझे पहले ये जो डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं इतने लेने हैं। सर जरूरी है 4 लें? 2 भी ले सकते हैं क्या? ले सकते हो, लेकिन जितने ज्यादा डेसिमल लोगे ना उतना ज्यादा आपका अप्रोक्सीमेशन का एरर कम आएगा। अप्रोक्सीमेशन के एरर नहीं माने जाते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आपका एक्यूरेट आएगा। जितने ज्यादा डेसिमल लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कितने प्लेसेस ले? 4 प्लेसेस ले। अब 4 प्लेसेस का क्या मतलब है? हम करेंगे 0.647। अब 0 लिखे कि 1 लिखे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि 5वें प्लेस पर, मतलब 5th प्लेस पर 5 या 5 से ऊपर है तो हम थोड़ा सा अपर साइड पे राउंड ऑफ करेंगे। अगर मान लो ये 5 की जगह 4 होता तो हम यहां पे 0 लिखते, लेकिन ये 5 है, 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम फिर अपर साइड पे राउंड ऑफ करते हैं, तो ये क्या लिखेंगे? 0.6471। मतलब अगर आपको पीवी रेशो डेसिमल में ही निकालनी है तो फिर आपको 0.6471 लेना चाहिए, आइडियली लेना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम अगर मान लो 0.65 ले लें, मतलब 2 ही प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर दें, 0.6471 लिखा है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर हम 0.65 ले लेते हैं। अब 5 क्यों लिया? क्योंकि 4 के बाद जो फिगर है, मतलब 7 जो है 5 या 5 से ज्यादा है, इसका मतलब 0.65 कर लिया। 0.65 भी कुछ बच्चे ले सकते हैं, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने कम प्लेसेस लोगे ना उतना ज्यादा आपका अप्रोक्सीमेशन का एरर आएगा, मतलब उतना आपका एक्यूरेसी से दूर आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखें, अप टू 1 प्लेस नहीं लेना है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर हम अगर 0.6 ही ले लें। ध्यान रखें, अगर आप 0.2 प्लेसेस लेते हो मान लो, और सिर्फ सिंगल प्लेस लेते हो, फिर से बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी सारी बातों को। सबसे पहले मैंने आपसे बोला अगर डेसिमल में आए तो मेरा तो कहना है कि अप टू 4 प्लेसेस लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर कुछ बच्चे सवाल कर लेते हैं कि सर अगर हम अप टू 2 प्लेसेस ले, मैंने कहा ले सकते हो, हमारा इंस्टीट्यूट अप टू 2 प्लेसेस भी अलाउ करता है, ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अप टू 2 प्लेसेस लोगे तो हमारा फिर ये कितना हो जाएगा? 0.6471 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा? 0.65। लेकिन कुछ बच्चे तो और सिंप्लीफाई करने के चक्कर में आते हैं, कहते हैं सर अगर हम अप टू 1 प्लेस ही लें, मतलब कुछ बच्चे कहते हैं अगर सर हम सिर्फ 0.6 ले लें, 0.647 मैंने सिर्फ 0.6 ले लें। ध्यान रखें 0.6 में और 0.65 में 5% का फर्क आ गया। 0.6 का मतलब समझते हो? पीवी रेशो कितना हो गया? 60% का। और 0.65 का कितना मतलब हो गया? 65% का पीवी रेशो। भाई डेसिमल में पीवी रेशो ना, तो अगर हमें परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 0.6 लेते हो तो वो तो बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएगा अपने हमारे एक्यूरेट आंसर से। 0.6 तो बिल्कुल भी लेना, 0.6 बिल्कुल भी नहीं लेना है, एग्जाम में गलत कर देगा एग्जामिनर। अगर आपको सिंप्लीफाई कुछ ज्यादा ही करना है तो मैक्सिमम अप टू 2 प्लेसेस तो चाहिए अपने को, क्योंकि आप देख लो 0.6 और 0.65 में 5% का फर्क हो जाएगा, आंसर बहुत ज्यादा वेरी कर जाएंगे। हम तो फिर भी क्या कहते हैं 4 प्लेसेस, तो हमने जानते हो कितना लिया है? हमने 0.6471 लिया है। 0.6471 का मतलब हमने 64.71% की पीवी रेशो ली है। और मैंने तो आपको आसान सा तरीका क्या बता दिया, आप अगर इसको 55/85 भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल के चक्कर में पड़ेंगे नहीं आप। हाँ, लेकिन अगर हमसे मान लो पीवी रेशो डिमांड करता है कि पीवी रेशो बताओ कितनी है, फिर तो हमें परसेंटेज में निकाल के बताना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। फिर मैंने आपको करवा के भी दिखा दिया कि ऐसे भी एक ऑल्टरनेटिव हम सोल्यूशन दे सकते हैं। तो मैं अगर मान लो 0.6471 लेता हूं तो अब हमारा रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? सर फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए की है, 0.6471 से डिवाइड कर दो 1 लाख को। सर ये आ रहा है 1,54,536। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये आंसर और ये आंसर में थोड़ा सा फर्क है। आप अगर डिफरेंस देखोगे ना, फर्क सिर्फ 9 रुपए का ही है। भाई 1.5 लाख की फिगर में 9 रुपए तो चिल्लड़ ही होता है ना, छोटी सी फिगर है। ये 9 रुपए का फर्क ही को बोलते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेशन एरर। ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से एक डिफरेंस आया है, और अप्रोक्सीमेशन एरर्स जो होते हैं वो एग्जाम में एरर्स नहीं माने जाते हैं। तो आप अगर ये आंसर दे के आओगे ये भी ठीक है, ये आंसर दे के आओगे ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक
ठीक है। और अगर आपने मान लो 0.65 से निकाला, मतलब इसको 2 प्लेसेस पे अगर राउंड ऑफ किया, तो उससे भी जो आंसर आएगा वो भी ठीक है। पर 0.6 से निकालोगे तो मैं कह रहा हूं वो नहीं करके आना। अच्छा, मेरी तरफ से आइडियल सिचुएशन क्या है अगर आप डेसिमल में लेना चाहते हो? अप टू 4 प्लेसेस। अप टू 4 प्लेसेस कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि 4 प्लेसेस जब आप लो तो 5वें प्लेस पे देखो 5 या उससे ज्यादा की फिगर है तो अपर साइड पे राउंड ऑफ करना है। अगर 5 से कम की फिगर है तो हम फिर जो भी हमारे पहले 4 प्लेसेस हैं सिर्फ हम वही ले लेंगे, ठीक है। और ये राउंड ऑफ करना ना आगे चल के ना हमें एक चैप्टर भी पढ़ना है, कैपिटल बजटिंग पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है। वहां पर वेट्स का बहुत यूज होगा, वहां पर हमारे बहुत सी चीजें डेसिमल्स में आती हैं, तो वहां आप राउंड ऑफ करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे जब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कहता है अंडर मेंशन इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, पीवी रेशियो ऑफ अ फर्म इज 40%। पीवी रेशियो हमें दे रखी है एग्जिस्टिंग 40% की। कह रहा फर्म वांट्स टू इंक्रीज इट्स सेलिंग प्राइस बाय 10%। इस बार हम अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहते हैं और इस बार आप देखिए फर्म की वेरिएबल कॉस्ट भी कह रहा है 5% ज्यादा होगी। इसका मतलब इस बार सिर्फ सेलिंग प्राइस ही नहीं, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। और इस बार तो भयंकर बदलाव है, कह रहा है फिक्स खर्चे भी सेम नहीं रहे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म हैव गॉन अप फ्रॉम 2 लाख टू 2,58,500। और जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही हो, हमारे फिक्स खर्चे भी बढ़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास सेलिंग प्राइस बढ़ाने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहता। नहीं तो इस बार हम सेलिंग प्राइस क्यों बढ़ा रहे होंगे, हमारे खर्चे बढ़ गए ना, फिक्स खर्चे भी गहरा बढ़ गए हैं, वेरिएबल खर्चे भी बढ़ गए हैं। और इसने हमसे क्या मांगा है, इसने बोला है कि आप ओरिजिनल ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकाल दीजिए और रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकाल दीजिए। आप मुझे बताइए ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल किस में निकालेंगे? रुपीज में ही। रुपीज में क्यों? क्योंकि सर आपने ही कहा था जिस तरह की इंफॉर्मेशन हो उस तरीके से आंसर देना चाहिए। यहां पर हमें फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो की इंफॉर्मेशन है तो रुपीज में निकालना ही ज्यादा यहां पर सुटेबल रहेगा। अब ना ओरिजिनल ब्रेक इवन पॉइंट तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। जब हम ओरिजिनल निकालेंगे तो सारा डेटा ओरिजिनल लेंगे, तो हमारी ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट, इस बार ध्यान रखिए फिक्स कॉस्ट भी बड़ी है, पर क्योंकि मुझे पहले एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन निकालना है तो हमारी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितने की है? 2 लाख रुपए की है। और हमारी एग्जिस्टिंग पीवी रेशियो कितने की है? 40% की है। लेकिन जब हम रिवाइज की बात करेंगे तो रिवाइज निकालते वक्त क्योंकि यहां पर ध्यान रखिए फिक्स कॉस्ट भी बदल गई है और प्राइजेस में भी बदलाव आ गया है। प्राइजेस में बदलाव आएगा तो डेफिनेट सी बात है कंट्रीब्यूशन बदलेगा, कंट्रीब्यूशन बदलेगा तो पीवी रेशियो भी रिवाइज निकालनी पड़ेगी। और इस क्वेश्चन में भी हमें पर यूनिट डेटा नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहां पर भी हमें पर यूनिट डेटा एज्यूम कर कर रिवाइज्ड पीवी रेशियो कंप्यूट करना पड़ेगा। तो फिर आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। सबसे पहले हम जो उसने बोला है ओरिजिनल ब्रेक इवन सेल्स निकाल देते हैं। और वो रुपीस में निकाल देंगे। और आप इस बार लिखिए ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो रही है तो फिक्स कॉस्ट के आगे या तो आप ओरिजिनल वर्ड लगा लो या एग्जिस्टिंग वर्ड लगा लो, एक ही बात है। और हमारी पीवी रेशो, हमारी अभी जो फिक्स कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीस की है और पीवी रेशो हमारा 40% है। तो अभी तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितने पर आता है? 5 लाख रुपए की सेल पर आता है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स। और रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? रिवाइज्ड पीवी रेशो, एग्जिस्टिंग पर यूनिट डेटा हमको नहीं पता, क्या करेंगे इस बार भी? सर एज्यूम ही करेंगे, और कोई हमारे पास चारा ही नहीं है एज्यूम करने के अलावा। बताओ जी कितना एज्यूम करें? सर हमने डिसाइड तो कर लिया था कि 100 रुपए ही एज्यूम किया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 100 रुपए एज्यूम कर लिया। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट अगर हम घटाते हैं तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन आता है। हमारा एग्जिस्टिंग पीवी रेशियो हमें दे रखा है 40% का है, इसका मतलब एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन हमारा 40 रुपए का होगा।
या फिर हम कह सकते हैं कि पीवी रेशियो 40% है तो उसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% होगा। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट यहां पर निकल आई बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान से यहां पर रिवाइज्ड डेटा आपको ध्यान से कंप्यूट करना है। रिवाइज्ड डेटा में इस बार सिर्फ सेलिंग प्राइस ही नहीं बदला है, वेरिएबल कॉस्ट भी बदली है। और इस बार ध्यान रखें, सेलिंग प्राइस गिराया नहीं है, सेलिंग प्राइस बढ़ाया है हमने। कितने से बढ़ाया है? 10% से बढ़ाया है। इसका मतलब नया सेलिंग प्राइस हमारा 110 रुपए हो जाएगा। ये 110 रुपए कैसे हुआ? 100 प्लस 100 का 10%। और क्यों बढ़ाया है? क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई है। वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ी है सर? वेरिएबल कॉस्ट 5% से बढ़ी है, 5% से बढ़ी है। तो 60 रुपीज का 5% 3 रुपए होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारी नई वेरिएबल कॉस्ट 63 रुपीज की हो गई और हमारा नया कंट्रीब्यूशन 47 रुपीज का हो गया। इस बार भी लग रहा है मुझे कि पीवी रेशो थोड़ी सी खतरनाक ही आएगी, मतलब फैंसी ही आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। बताओ जी, रिवाइज्ड पीवी रेशो अगर हम निकालें तो कितनी आ रही है? सर डेसिमल में आ रही है। चलो कोई बात नहीं, घबराना थोड़ी है, क्या दिक्कत है? आ रही है तो आ रही है, क्या कर सकते हैं। अगर मान लो, क्योंकि ना डेसिमल में कुछ बच्चे चाहते हैं कि सीखना, तो मैं इस बार डेसिमल में निकाल देता हूं। अगर मैं डेसिमल में निकालता हूं तो मैंने आपको क्या बताया है? मेरा तो कहना है कि अप टू 4 प्लेसेस लीजिएगा। तो 47 को अगर मैं 110 से डिवाइड करता हूं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये फिगर आ रही है 0.42727 आ रहा है ना। पांचवें प्लेस पर 7 है जो कि 5 से ज्यादा है, इसलिए फिर हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा? 0.4273। हमको अप टू 4 प्लेसेस लेना है, लेकिन फोर्थ प्लेस पे अपर साइड पे राउंड ऑफ करें कि वहीं रहने दें, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि पांचवें प्लेस पर क्या है। पांचवें प्लेस पर अगर 5 या 5 से ज्यादा होगा तो फिर हम अपर साइड पे राउंड ऑफ कर देंगे। अदरवाइज अगर ये मान लो ये 7 की जगह मान लो अगर 3 होता तो फिर हम इसको 2 ही रहने देते। ठीक है ना। अब क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नया नया सीएसईटी शायद आप में से कईयों ने पास किया होगा, तो आपको हो सकता है राउंड ऑफ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो। मैंने कहा ना, आगे जाके ना जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आप राउंड ऑफ करने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिलहाल के लिए ये बताइए कितना लिखूं यहां पर? 0.4273। तो हमारी रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स क्या लिखे सर? रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स हमारी आ जाएगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.4273। ये प्लीज मत करके आना। क्यों नहीं करके आना? क्योंकि इस बार फिक्स कॉस्ट भी बदली है। तो मैं ना पहले यहां पर फॉर्मूला ही लिख देता हूं आपके लिए। रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स का इस बार फॉर्मूला क्या लिखें? इस बार ध्यान रखें हमारी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो गई है। तो ध्यान रखें मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड पीवी रेशो। हमारी रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई है? 2,58,500। और हमारी रिवाइज्ड पीवी रेशो आई है 0.4273। बताओ जी कितना आ रहा है? 2,58,500 को अगर मैं 0.4273 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ रहा है 6,04,961। 6,04,961। इस क्वेश्चन में नया क्या सीखा आपने? इस क्वेश्चन में नया ये सीखा कि इस बार सिर्फ सेलिंग प्राइस ही नहीं, वेरिएबल कॉस्ट भी बदला, और दूसरा फिक्स कॉस्ट में भी यहां पर बदलाव आया। तो ओरिजिनल जब हमने ब्रेक इवन सेल निकाला तो जो जो इंक्रीज से पहले की फिक्स कॉस्ट थी वही ली, लेकिन जब रिवाइज ब्रेक इवन सेल निकाला तो हमने सारे बदलाव वाली जो चीजें हैं वही ली। हमारी पीवी रेशो भी बदली और हमारा फिक्स कॉस्ट भी बदल गया। अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो मैंने लिख के काटा है ना, आप भी प्लीज अपने नोटबुक्स में ऐसे लिख के काटिएगा, बिकॉज ये ना कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। अच्छा, मैं ना आपको लिखने का वक्त दूंगा, पहले मुझे बताइए, अगर मान लीजिए हमने ये पीवी रेशो डेसिमल में ना निकाला होता और हमने अगर पीवी रेशो को 47,110 ही छोड़ दिया होता तो फिर हमारा आंसर क्या आता? अगर मान लो हमने अपनी पीवी रेशो को ऐसे ही छोड़ देते तो फिर हमारी ब्रेक इवन सेल ना
आप देखोगे ना राउंड फिगर आ रही है इस केस में। हालांकि राउंड फिगर कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप दोनों ही आंसर ठीक समझे, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमने इसको यही 47110 छोड़ दिया होता, तो मुझे एक बार चेक करके बताइए कि हमारा आंसर क्या आता। सर इस केस में हमारा आंसर आ रहा है 6,05,000, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आ रही है 6,05,000। अच्छा, जब हमने डेसिमल में लिया था तब हमारी फिगर कितनी थी? तब थी 6,04,961, अब है 6,05,000। मेरे ख्याल से 39 रुपीज का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को अप्रोक्सीमेशन एरर बोलते हैं, और इसको मैं कह रहा हूं एरर नहीं माना जाता। यहां पे तो मैंने फिर भी 4 प्लेसेस दिया। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप इसको अप टू 2 प्लेसेस भी लेते, अगर आप 0.43 भी करते, तो आपका आंसर थोड़ा और दूर हो जाता, लेकिन ठीक फिर भी वो भी होता। लेकिन जब हमने इसको 47,110 ही छोड़ दिया, तो देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल 6,05,000, बिल्कुल प्यारा सा आंसर आ रहा है। पर हालांकि मैंने कहा ये क्राइटेरिया नहीं है कि प्यारा सा आंसर आ रहा है कि फैंसी आंसर आ रहा है, पर कर आप दोनों ही सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इसको अब आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से मैंने आपको रुकने के लिए कहा था, तो अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया है तो मैं एक बार ये पूरा स्क्रॉल कर देता हूं, तो पहले आप इसे पूरा नोट कर लीजिए। अगर आप में से किसी को ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 58। हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो हमारे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आ सकता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। आइए जरा इसको रीड करते हैं। कहता है स्टार एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर ₹30 लाख इन अ ईयर। इन दैट ईयर द वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमको दे रखा है, और बोलता है प्रॉफिट हमारा 8 लाख रुपए का है। फाइंड आउट नंबर 1 पीवी रेशियो। अरे पीवी रेशियो निकालना तो यहां पर बहुत ही आसान है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो उसने दे दिया, तो 100% में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को माइनस कर दूंगा तो हमारा पीवी रेशियो तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा। कितना पीवी रेशियो है वर्बली बता सकते हो आप, 40% है। आइए जरा इसको फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पार्ट 1, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो 100% में से अगर हम 60% को माइनस कर देंगे तो हमारा ये 40% आता है। कुछ बच्चे हो सकता है थोड़ा घुमा के निकालें, वो कहें कि सर देखो 60% हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, हमारी सेल 30 लाख रुपए की है, तो 30 लाख रुपए का 60% मतलब 18 लाख की हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 12 लाख का होगा। फिर उस 12 लाख को 30 लाख से डिवाइड करके 40% निकालें। नहीं, ये भी एक तरीका है करने का, और यहां पे जब सीधे निकल सकता है तो हम क्यों घुमा के निकालें। सेकेंड पार्ट में इसने हमें फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए बोला है। अब फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए आप यहां पर वो जो टारगेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है, जो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है, वो हम यूज कर सकते हैं। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। हमारे पास यहां पर सेल्स है 30 लाख की, है ना। 4 चीजें होती हैं उस फॉर्मूला के अंदर, सेल, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट और पीवी रेशियो। सेल हमारे पास है, प्रॉफिट भी हमारे पास है 8 लाख रुपए, पीवी रेशियो भी हमने निकाल दी फर्स्ट पार्ट में, तो 4 में से 3 चीजें पता है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट हम वहां पर कंप्यूट कर सकते हैं। तो ठीक है, सेकंड पार्ट भी आसान ही है। सेल्स इन रुपीज वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं हम, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स 30 लाख की हमको दे रखी है,
फिक्स कॉस्ट हमें कंप्यूट करना है, प्रॉफिट भी हमको 8 लाख रुपए का बता रखा है, आप चेक कर लो, देखो ये रहा। पीवी रेशो हम ऊपर कंप्यूट कर ही चुके हैं 40%, तो 30 लाख रुपए का 40% होगा 12 लाख रुपए। तो हमारी फिक्स कॉस्ट यहां पर कितनी निकल आएगी सर? हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 4 लाख रुपए। हो गया सेकेंड पार्ट। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप अगर चाहते तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते थे। कैसे? कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा सर? सेल्स हमारी 30 लाख की है और पीवी रेशो हमारा 40% है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा 12 लाख रुपए का होगा। इसमें से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट हमको दे रखा है यहां पर, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 8 लाख रुपए। तो फिक्स कॉस्ट हमारी क्या निकलेगी? बैलेंसिंग फिगर। और मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं, ये जो इक्वेशन भी है ये भी तो यही करता है। जैसे ही हमने 30 लाख को 40% से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली हमने क्या निकाला? ये 12 लाख का कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से हमने प्रॉफिट घटा दिया तो फिक्स कॉस्ट आ गया। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में इसने हमसे ब्रेक इवन सेल मांगा है। बताओ भाई, रुपीज में निकालोगे यूनिट्स में निकालोगे? सर पहले दो पार्ट्स में रुपीज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास रेडीमेड है। फर्स्ट पार्ट में पीवी रेशियो है, सेकंड पार्ट में फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करके ब्रेक इवन पॉइंट आता है। तो हमारे पास बिल्कुल रुपीज में निकालने के लिए रेडीमेड इंफॉर्मेशन है, तो रुपीज में ही निकालेंगे, है ना? जिस तरह की इंफॉर्मेशन उस तरह का आंसर। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए की, पीवी रेशो 40%। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कितना आ गया? 10 लाख रुपए। ठीक है, आइए आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्राइजेस, चेंज इन प्राइजेस का है। कहता है रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल निकाल दीजिए। अब मुझे बताइए रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल किस में निकालूं? रुपीज में ही निकालना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी अभी हमने जो ओरिजिनल ब्रेक इवन है वो रुपीज में ही निकाला है। अच्छा, रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल कह रहा है निकाल दीजिए। इफ द सेलिंग प्राइस वर कट बाय 10%, मतलब हमें सेलिंग प्राइस गिराना है 10% से, बट फिक्स्ड कॉस्ट वर रेज्ड बाय 1 लाख रुपीज। इस बार फिर से फिक्स कॉस्ट बढ़ी है। अच्छा, अभी अभी हमने एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितने रुपए की निकाली है? 4 लाख रुपए की निकाली है। तो इसका मतलब हमारी रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट, ध्यान रखें यहां पे वर्ड क्या है? बाय, बाय और टू, ये दो वर्ड्स में मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाय का मतलब क्या है? इतने से बढ़ानी है। तो कितने से बढ़ानी है? 1 लाख से। तो अभी 4 लाख है, 4 लाख को 1 लाख से बढ़ाएंगे तो हमारी नई फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपए हो जाएगी। और मान लो अगर ये बाय वर्ड का यूज ना करता, ऐसे लिखता कि फिक्स कॉस्ट वर रेज्ड टू 5 लाख, अगर वो टू वर्ड यूज करता तो फिर वो जो इंक्रीज होने के बाद हमारी फिक्स कॉस्ट होगी वो बताता। तो अगर वो टू वर्ड का यूज करता तो क्या लिखता? फिक्स कॉस्ट वर रेज्ड टू 5 लाख। क्योंकि यहां पे इसने ये नहीं बताया कि कहां तक बढ़ेगी, ये बताया कि कितने से बढ़ेगी। तो जब कितने से बढ़ेगी इसके लिए बाय वर्ड यूज होगा। तो फिक्स कॉस्ट वर रेज्ड बाय मतलब इतने से, 1 लाख से फिक्स कॉस्ट बढ़ानी है। तो 4 लाख में 1 लाख जोड़ देंगे तो हमारी नई फिक्स कॉस्ट जो होगी, मतलब जो हमें फोर्थ पार्ट में यूज करनी है, वो कितनी होगी? 5 लाख रुपए। तो ध्यान रखें हमें लास्ट पार्ट के लिए फिक्स कॉस्ट भी रिवाइज लेनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, और पीवी रेशो भी रिवाइज लेनी है। पीवी रेशो क्यों बदलेगा? क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है। सेलिंग प्राइस बदलेगा तो पीवी रेशो भी बदलेगा। और रिवाइज पीवी रेशो निकालने के लिए फिर से आपको पर यूनिट डेटा एज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर हमें पर यूनिट डेटा नहीं दे रखा है। आओ जी, अब तो मेरे ख्याल से आप कंफर्टेबल हो गए होंगे चेंज इन प्राइजेस के क्वेश्चंस के साथ। आइए अब हम यहां पर
पहले रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड पीवी रेशो। तो हमारी रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट कितनी होगी सर? 4 लाख रुपए एग्जिस्टिंग है, 1 लाख से बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब 4 लाख प्लस 1 लाख, हमारी रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपए की होने वाली है। और अब हमें क्या कंप्यूट करना है? रिवाइज्ड पीवी रेशो। तो दो चीजें निकालनी है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिवाइज फिक्स कॉस्ट हमने ए पार्ट एक कैलकुलेशन कर दिया, इसको बी कैलकुलेशन बोल देते हैं। या छोड़ो, ए बी छोड़ो, ऐसे ही रहना, तो क्या दिक्कत है? एग्जिस्टिंग पर यूनिट सेलिंग प्राइस, ये 100 कहां से आया है? हमने एज्यूम किया है। इसमें से क्या माइनस कर दें? वेरिएबल कॉस्ट। क्या हमें एग्जिस्टिंग पीवी रेशो पता है? हाँ सर, एग्जिस्टिंग पीवी रेशो हमने निकाला भी था, 40% है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 40 रुपए का होगा। अब तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, अब तो रिपीट आ रही है चीजें। चलिए, रिवाइज्ड पर यूनिट डेटा हमारा क्या होगा? सर हमें प्राइस कट करना है, मतलब प्राइस रिड्यूस करना है 10% से, तो इसका मतलब हमारा नया प्राइस 90 रुपीज का हो जाएगा। 100 के प्राइस को अगर हम 10% से घटा देंगे, मतलब 10 रुपए से घटाएंगे तो 90 रुपए आएगा। वेरिएबल कॉस्ट के लिए कोई बदलाव नहीं बोला, तो 60 रुपए ही मान लेंगे, तो हमारा नया कॉन्ट्रीब्यूशन 30 रुपीज का होगा। अब क्योंकि नया कंट्रीब्यूशन 30 रुपीज का होगा, तो हमारी पीवी रेशो भी बदलेगी, और इस बार हमारी पीवी रेशो फिर से डेसिमल में आ रही है। अब क्या कहते हो? अब छोड़ देंगे, अब फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। रिवाइज पीवी रेशो 30/90 है, तो फिर इसको ऐसा करते हैं, इस बार 1/3 ही रहने देते हैं। अब डेसिमल में कैसे करना होता है ये मैंने आपको समझा तो दिया ये। चलिए, रिवाइज पीवी रेशो आ गया, अब हम अपने फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। बताओ भाई, हमारा रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज क्या होगा? सर हमारा रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपीज, और हमारी रिवाइज्ड पीवी रेशो है 1/3, और ये 3 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब 15 लाख रुपए हमारा एक बिल्कुल प्यारा सा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो ये हमारा रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में आ गया। आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। आज हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, खासकर जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं ना, उनको प्लीज एक बार फिर से अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो रिवीजन प्लीज आप हमेशा की तरह करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहें। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।